ये एफएफ मेरी चैनल पर शेयर किया गया मेरी पहला एफएफ थी। आप सबको बहुत पसंद आई थी, जबकि उस वक्त मेरी लिखने और सुनाने का तरीका भी अच्छा नहीं हुआ करती थी। अब मैं फिर से सुनाने वाली हूँ नए तरीका के साथ। फैन फिक्शन का नाम है वन साइडेड लव, लेकिन आखिर तक वन साइडेड जैसा कुछ नहीं रहेगा। ये एक ओमेगा वर्स एफएफ है। विंग की शादी को 2 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक उसको एक भी बच्चा नहीं है, जिस वजह से कहीं भी जाने पे उसे लोगों के ताने सुनना पड़ता है। विंग का शादी वांगजी के साथ हुआ, जो लैन परिवार का दूसरा बेटा है। क्योंकि ये एक अरेंज मैरिज था, इसलिए शुरुआती में इस रिश्ते के बीच कोई प्यार नहीं होगा। शादी से पहले विंग बहुत खुश रहा करता था। उसे किसी की कुछ परवाह नहीं होता था। वो हमेशा खुश रहना और दुखी लोगों को मनाना पसंद करता था। वो ज़्यादातर वक्त शरारत करके बिताया करता था, जिस वजह से वो सुबह से लेकर शाम तक डांट खाता था। वो जियांग कबीला का राजकुमार है, लेकिन एक ओमेगा होने के वजह से उसका मायने लोगों के नज़र में जियांग चेंग से काफ़ी नीचे है, क्योंकि वो जियांग फेंगमियान की दूसरी पत्नी कैंग से सैनरेन की बेटा है। जियांग चेंग यूजी यूवेन यानी फेंगमियान की पहली पत्नी की बेटा है। क्योंकि मैडम यू बड़ी और कैंग से छोटी है, इसलिए जियांग कबीला में मैडम यू की आदेश की पालन की जाती है। मैडम यू हमेशा विंग की माँ को नीचा दिखाती है, जो विंग को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी बातों को लेकर विंग ने कई बार पिता और बड़ी माँ मैडम यू के साथ बहस भी किया, लेकिन वो हमेशा हार जाता था। कैंग से भी विंग को उसके हरकतों के लिए डांटती थी और गुस्सा करती थी। एक दिन की बात है। मम्मा, आपको यहाँ उतना सम्मान क्यों नहीं दी जाती जितनी बड़ी माँ को दिया जाता है? मुझे अपनी परवाह नहीं है, लेकिन मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ। विंग, बातों को समझो। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ मुझे भी उतनी ही सम्मान दिया जाती है जितनी तुम्हारी बड़ी माँ को। तुम अपने पिता और बड़ी माँ पे भड़कना कब छोड़ोगे? अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो जितनी मिल रही है उसे भी खो दूंगी। हमेशा मैं ही गलत होता हूँ। माँ और बाकी सब मुझे जियांग चेंग से कम समझते हैं। मुझे इस बात की कोई दुख नहीं है, लेकिन मैं माँ को बड़ी माँ के समान सम्मान मिलता देखना चाहता हूँ। इसी वजह से मुझे माँ की गुस्सा और सभी लोगों की ताने सुनना पड़ता है। मैडम यू विंग को ओमेगा होने और कई कमियों के बारे में ताने मारती थी। जियांग चेंग एक बेटा होने के साथ एक अच्छा और आज्ञाकारी बेटा है, लेकिन विंग अपने मर्जी का मालिक है। वो पूरा दिन शहर के बच्चों के साथ भाग दौड़ करके बिता दिया करता था। मैडम यू को विंग बस एक बोझ लगती थी, जिसे वो लोग एक पालतू जानवर के तरह खिला पिला कर बड़ा कर रहा है। सिंहासन पे भी विंग का कोई हिस्सा नहीं था, ना ही कबीला के किसी भी चीज़ पे उसका कोई हक था। एक दिन ऐसा आया जब उससे पूछे बगैर उसके माता पिता ने मिलकर उसका शादी वांगजी के साथ तय किया। विंग को ये बात शादी से एक दिन पहले ही पता चला। हालांकि इस बात से वो माता पिता से बहुत दुखी और नाराज हुआ, लेकिन शादी की तैयारियां हो चुका था, जिस वजह से वो चाह कर भी मना नहीं कर पाया और इस तरह उसका शादी वांगजी के साथ हो गया। लेकिन पहली रात में ही, ये शादी मेरे मर्जी से नहीं हुआ है। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। इसीलिए तुम अपने चीज़ों को लेकर दूसरे कक्ष में चले जाओ। बेहतर होगा हम साथ ना रहे। ये शादी कौन सी मेरे मर्जी से हुआ है? ये सब बड़ी माँ की मर्जी से हुआ है, मुझे पता है। उन्हें ही मुझे भगाने की जल्दी थी। मैंने कभी चेंगा से किसी भी चीज़ में हिस्सा नहीं मांगा, लेकिन फिर भी पता नहीं बड़ी माँ को किस चीज़ की डर लगी रहती थी, जो सिर्फ 18 साल की उम्र में मेरा शादी करवा दी, वो भी अनजान व्यक्ति से, जिससे मैं कभी मिला तक नहीं। ना ही मैंने इसे कभी देखा, ना ही इसने मुझे कभी देखा। बिना जवाब दिए विंग खुद के चीज़ों को लेकर वांगजी के बगल में मौजूद रूम में चला गया। वांगजी एक अल्फा है, लेकिन ओमेगा में उसे लड़की पसंद है, लड़का नहीं। लेकिन विंग तो एक लड़का ओमेगा है। शादी के बाद से सबके सामने वांगजी विंग के साथ प्यार से बात करने लगा, लेकिन अकेले में विंग उसके लिए सिर्फ एक अनजान व्यक्ति है। अकेले में वो विंग को नज़रअंदाज किया करता है। विंग को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो बेजुबान बनकर रहता है। समय बीतता गया और वांगजी का माता पिता विंग से पोता पोती चाहने लगे। ओमेगा होने के वजह से विंग वांगजी को चाहने और प्यार करने लगा। माना जाता है ओमेगा को अल्फा से आसानी से प्यार हो जाता है। विंग के साथ भी ऐसा ही हुआ।
हस्बैंड से प्यार पाने की वो हर मुमकिन कोशिश करने लगा, लेकिन उसे नज़रअंदाज के अलावा कभी कुछ नहीं मिला। शादी के बाद विंग कई बार परिवार और हस्बैंड के साथ दूसरे कबीलों के सभा और दावत में जाने लगा, जहां उससे सिर्फ गर्भवती होने की बात पूछा जाने लगा। विंग के पास इसका कोई जवाब नहीं होता है, इसलिए वो मुस्कुराकर बहुत जल्द ही होगा मैं जवाब दिया करता है। उस पे अब गर्भवती होने और जन्म देने की जिम्मेदारी या कहो दबाव आ चुका था। हर बार मैडम लैन गर्भावस्था के बारे में पूछने लगी। विंग ने कई बार इस बारे में वांग जी से बात भी किया, लेकिन वांग जी का हर बार जवाब एक ही होता है। फिर एक बार विंग ने बात कर ही लिया। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। मैंने पहले भी कहा मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। हर बार एक ही बात। बाहर जाओ तो भी सिर्फ लोगों की एक ही सवाल, जांफू से बात करो तो भी सिर्फ एक ही जवाब। मामा और बाबा हमसे पोता पोती चाहते हैं। अगर तुम इस शादी से खुश नहीं थे, फिर तुमने शादी से पहले ही मना क्यों नहीं किया? मैं उनके सवालों का जवाब कैसे दूँ? कुछ भी कहो, लेकिन हम कभी शारीरिक नहीं हुए ये मत बताना। लेकिन ये तो सच है ना, हम कभी शारीरिक नहीं हुए। फिर मैं झूठ क्यों कहूँ? लैन कबीला में तो झूठ बोलना भी मना है ना। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कहो, लेकिन हम कभी शारीरिक नहीं हुए ये मत बताना। तुम्हारे गर्भवती होने से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लैन वांग जी, लेकिन मैं तुम्हारा पत्नी हूँ। मैंने कभी तुम्हें अपना पत्नी नहीं माना है, ना कभी मानूंगा। मामा, मैं क्या कहूँ आपसे? क्या मैं ये कहूँ कि आपका बेटा मुझे नहीं चाहता, मुझसे प्यार नहीं करता? दिन, महीना और साल बीत गया, लेकिन विंग कभी गर्भवती नहीं हुआ। इस वजह से बाहर जाने पे लोग उसे ताने मारने लगे। लोगों को लगने लगे विंग ओमेगा जरूर है, लेकिन वो कभी जन्म नहीं दे सकता। इन्हीं सब बातों से जियांग परिवार और लैन परिवार परेशान हो चुका है। मैडम यू तो कैंगसे को ताने मारने और नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। क्या फायदा ऐसे बेटे का? ना वो किसी स्त्री को गर्भवती कर सकता है और ना खुद गर्भवती हो सकता है। वो सिर्फ एक बोझ है। मैडम यू की बातों से कैंगसे को बहुत दुख होती है, लेकिन उसे गुस्सा विंग पे ही आती है। एक दिन ऐसा आया जब विंग को सबके सामने भरे सभा में ताने मारे गए। हस्बैंड होकर भी वांग जी ने पत्नी को ताने सुनने से नहीं बचाया, ना ही उसने किसी को ताने सुनाने से रोकने की कोशिश किया। वो चुप बैठकर सुनता रहा। विंग को बहुत बुरा लगा। वहीं पे नज़र नीचे करके विंग रो पड़ा। लोगों ने वांग जी के सामने अपने अपनी बेटी की शादी की प्रस्ताव रखा। जब वांग जी की प्रेमिका की पिता ने बेटी की बात कहा, तब वांग जी ने विंग के बारे में बिना सोचे समझे स्वीकार कर लिया। इस वजह से विंग को सबके सामने अपमान होना पड़ा। उस दिन घर लौटने के बाद वो अपने रूम में दरवाज़ा बंद करके बहुत रोया, लेकिन उसका दुख पूछने वाला कोई नहीं था, ना ही उसका आंसू पोंछने वाला कोई था। अगले दिन कबीला में मैडम लैन ने विंग को बुलाया और विंग पहुंच गया। विंग, तुम्हारे और वांग जी के शादी को 2 साल हो चुका है, लेकिन तुम अभी तक गर्भवती नहीं हुई। हमें हमारे कबीला और वांग जी के खून को आगे बढ़ाना है, इसलिए हमने तय किया है हम वांग जी का दूसरा शादी करवाएंगे। तुम्हें इस बात को मानना ही होगा, नहीं तो वांग जी का कोई वारिस नहीं होगा। तुम जन्म नहीं दे सकते, इसलिए तुम्हें ये हक किसी और को देना होगा। विंग लंबे शब्दों में जवाब नहीं दे पाया। उसने सिर्फ नज़र नीचे करके धीरे हाँ में सिर हिलाया। फिर वो वापस जिंगसी लौट गया और खुद को रूम में बंद कर लिया। उसके बाद शादी की बात करने वांग जी को कबीला बुलाया गया। जब वांग जी जिंगसी लौटा, देखा विंग रूम में बंद है। वांग जी दरवाजे पे दस्तक देना चाहता था, लेकिन उसने विंग को अकेला छोड़ना ज़रूरी समझा। लेकिन असलियत में विंग का हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। उसे किसी ऐसे की ज़रूरत है जो उसे समझ सके। बचपन से हुआईसांग ही है जो अच्छे और बुरे कामों में उसका साथ देता है। जब हुआईसांग ने वांग जी की दूसरी शादी की बात सुना, वो 1 हफ्ते बाद विंग से मिलने क्लाउड रिसेस पहुंचा। दोनों ने जिंगसी से बाहर दूर जाकर बात किया। तुम ठीक हो? क्या तुम सच में जन्म नहीं दे सकते? नहीं, शायद मैं तुम्हारे तरह एक बीटा हूँ जिस वजह से मैं जन्म नहीं दे सकता। बकवास, तुम एक ओमेगा हो, ये हम दोनों और तुम्हारे परिवार वाले अच्छे से जानते हैं। क्या कोई वजह है जो तुम गर्भवती नहीं हो रहे? मुझे बताओ। यकीन करो, विंग ने आंसू रोकने की कोशिश की।
लेकिन नहीं रुका और बहने लगा। नहीं, मैं जन्म देना चाहता हूँ, लेकिन शायद मैं उस काबिल नहीं हूँ कि एक राजकुमार के बच्चे को जन्म दूँ। अगर मुझसे कभी सबसे बड़ा मेरी इच्छा पूछा जाए तो मैं ये कहूँगा कि मैं बस अपने जांघों का प्यार चाहता हूँ, कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन मैं उसका प्यार चाहता हूँ। हमारे कबीला में मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया जाता था जैसे मैं उस कबीले के कुल प्रमुख का बेटा नहीं, कोई नौकर हूँ। बड़ी माँ हमेशा ताने मारती थी, माँ हमेशा डांटा करती थी, और पिताजी को मुझसे कोई मतलब नहीं था। जियांगजिंग ने कभी मुझसे बात नहीं किया। एक तुम ही हो जो अच्छे बुरे कामों में मेरा साथ देते थे। आंसू पोंछकर विंग ने हंसने की कोशिश की और नज़र हुएसांग पे किया। हुएसांग के नज़र में विंग के लिए दुख दिख रहा है। वांगजी कुछ ही दूरी में खड़ा है। उसने विंग के बातों को सुन लिया। फिर 2 दिन बाद विंग और वांगजी दोनों को कबीला बुलाया गया। रूम में चिंगहेंगजुन, मैडम लैन और चिरेन मौजूद है। क्या बोलना है आने से पहले ही विंग तय कर चुका था। मैं तलाक चाहता हूँ। मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। हैरान भरी नज़र वांगजी ने विंग पे किया। जबकि मैं जन्म नहीं दे सकता और लैन वांगजी का दूसरा शादी होने वाला है, इसलिए मैं शादी से पहले तलाक चाहता हूँ। मैं ज़िंदगी खुलकर जीना चाहता हूँ। वैसे मेरा यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। विंग, क्या तुम वांगजी के दूसरे शादी से खुश नहीं हो? महोदया लैन, ऐसा नहीं है, बस मैं नहीं रहना चाहता। वैसे आपको पता ही होगा, मैं कभी एक जगह पे नहीं रहता। मुझे घूमना फिरना पसंद है। हर बार विंग ममा कहा करता था, लेकिन इस बार विंग के मुंह से ममा शब्द के बजाय महोदया लैन शब्द सुनकर मैडम लैन को झटका लगी। लेकिन तुम्हें यहाँ क्या परेशानी है? हम तुमसे उतना ही प्यार करेंगे जितना हम करते थे। तुम तलाक क्यों चाहते हो? और वांगजी, मैंने लैन वांगजी से इस बारे में बात कर लिया है। उसे मेरे इस फैसला से कोई परेशानी नहीं है और मुझे भी कोई परेशानी नहीं है। इसने मुझसे तलाक के बारे में कब पूछा? वो झूठ बोल रहा है। लेकिन इस बारे में तुम अकेला फैसला नहीं कर सकते। तुम्हारा माता पिता और हमारा भी मंजूरी होना चाहिए। कुल प्रमुख लैन, जब मेरा शादी मुझसे बिना पूछे माता पिता तय कर सकते हैं, तो मैं तलाक के बारे में क्यों नहीं कर सकता? मैं बड़ा हो गया हूँ और अपना फैसला खुद तय कर सकता हूँ। आप लोग निश्चिंत रहिए, मेरी फैसला के वजह से लैन कबीला का नाम बदनाम नहीं होगा। फिर एक बार बाबा शब्द के बजाय कुल प्रमुख लैन शब्द सुनकर मौजूद लोगों को झटका लगा। विंग ने इतना जिद किया कि उसके आगे बड़ों को झुकना पड़ा। विंग ने माता पिता के सामने जिस तरह जीत, बातें और बर्ताव किया, वांगजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो दूसरा शादी जरूर करना चाहता है, लेकिन उसने विंग से तलाक के बारे में नहीं सोचा था। उस दिन भी जिंशी लौटने के बाद विंग ने कुछ खाया पिया नहीं और खुद को रूम में बंद कर लिया। वो बिस्तर पे बेजान होकर गिरा रहा, बिना आवाज किए दुख भरी आंसू बहाता रहा। जियांग परिवार को जब विंग के हरकतों के बारे में पता चला, सभी विंग से बहुत नाराज और गुस्सा हुए। वो क्या चीज़ है? एक भी काम अच्छे से नहीं होता उससे। मुझे तो शक होता है वो कुल प्रमुख का खून है भी या नहीं। तुम हद पार कर रही हो। किसी को ताने मारने या नीचा दिखाने की एक सीमा होता है। अगर वो आपका ही खून है तो वो आचेंग जैसा क्यों नहीं है? आचेंग हर काम में माहिर है, लेकिन उसे देखिए, क्या वो आपको कहीं से भी आपका खून लगता है? फैंगमियान को गुस्सा आया और कैंग से गर्दन झुकाकर खामोश रही। वो फिर से यही रहने आने वाला है, उसका कुछ नहीं हो सकता। कुछ दिन बाद फैंगमियान और कैंगसे को लैन कबीला बुलाया गया। वहाँ उन लोगों को विंग के बातों से सहमत होना पड़ा और तलाक की बात तय हो गया। लेकिन वांगजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कुछ दिन बाद विंग तलाक लेकर घर चला जाएगा। जिंसी पहुंचने के बाद विंग अपने रूम में जाने ही वाला था, लेकिन तुमने तलाक की बात क्यों किया? मैं आज़ादी चाहता हूँ। क्या हमने तुम्हें यहाँ कैद करके रखा है? मैंने तुमसे इस तरह की उम्मीद नहीं किया था। लैन वांगजी, यह कैद होने से भी बहुत ज़्यादा बदतर है। क्या मैंने अपनी ज़िंदगी और तुमसे ऐसा ही उम्मीद किया था? मैं हमेशा सबके लिए गलत होता हूँ, लेकिन अब मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैं अब आज़ाद होना चाहता हूँ।
अब हमें इस बारे में बात नहीं करना चाहिए। जल्दी रूम में जाकर विंग ने दरवाज़ा बंद कर लिया और वांगजी खड़ा खड़ा देखता रह गया। वांगजी ने विंग के बारे में काफ़ी सोचा, फिर उसे कहीं ना कहीं खुद को गलत लगा। मैं उसे पसंद नहीं करता, इसी वजह से मैं उसके साथ कुछ नहीं करना चाहता और ना ही मैं उसे गर्भवती करना चाहता हूँ। कुछ दिन बाद तलाक हो जाएगा, फिर वो चला जाएगा और मेरा दूसरा शादी हो जाएगा। मुझे अब वो मिलने वाला है जिसे मैं शुरुआती से ही चाहता था और पसंद करता था, लेकिन मुझे विंग के लिए बुरा लग रहा है। अगले दिन से ही शादी की छोटा मोटा तैयारियां शुरू कर दिया गया। फिर 1-2 दिन बीत गया। विंग क्लाउडियस के जंगलों के बीच बैठा है। उसे ढूंढते हुए वांगजी पहुंचा, लेकिन वांगजी पास नहीं गया और दूर से ही देखने लगा। दिख रहा है विंग बार बार आंसू पोंछ रहा है। कल हमारा तलाक हो जाएगा और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये तो अच्छी बात है। लोगों के ताने सुनने और जामू से प्यार ना पाने से अच्छा है मैं हमेशा के लिए उसे छोड़ दूं। इस तरह वो अपने पसंद के साथ जिंदगी बिता पाएगा और मैं खुलकर आज़ादी से जिंदगी जी पाऊंगा। वो रो रहा है, यानी वो मेरे दूसरे शादी से बिल्कुल खुश नहीं है, ना ही वो तलाक चाहता है। वांगजी ने सोचना बंद किया जब उसने विंग को जोर जोर से रोते हुए सुना। विंग खुद को रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो रोक नहीं पाता और जोर जोर से रोने लगता। इस तरह शाम हो गया। विंग झरना में गया और चेहरे को अच्छे से धोकर खुशी से जिंसी के तरफ बढ़ने लगा। पूरे वक्त वांगजी विंग को देख रहा था। दिल दहला देने वाला रोता सुन उसे बहुत दुख हुआ। उसने कई दिनों से अच्छे से खाना नहीं खाया है। आज हम दोनों का आखिरी रात है। हमने शादी के बाद कभी साथ खाना नहीं खाया। मैं उसके साथ खाना तो खा ही सकता हूँ, शायद वो इस बात से खुश हो जाएगा। उसने नज़र हाथ में ले रहे तलाक की पत्र पे किया। मैं यहाँ उससे दस्तखत करवाने आया था। दरअसल जब तलाक तय हुआ तब एक पत्र तैयार किया गया ताकि विंग और वांगजी का तलाक होने की सबूत रहे। वांगजी ने जिंशी जाकर देखा विंग खुद के रूम में है। उसे विंग की पसंद के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए उसने वो सब बनाया जो वो बना सकता है। घंटों बाद रूम में जाकर देखा दरवाज़ा अंदर से खुला है। विंग ने खुद के सारे चीज़ें पहले ही बांध लिया। उसने एक भी लैन परिवार से दिया गया चीज़ों को नहीं लिया है। बांधने के बाद वो बिस्तर पे पेट के बल लेटा हुआ है। विंग आश्चर्य हो गया। पहली बार वांगजी ने उसे नाम से पुकारा, वो भी इतनी धीमी, नर्म और प्यार से। उसने तुरंत आंसू पोंछा और उठ बैठा, लेकिन वांगजी के नज़रों में नहीं देखा, जबकि उसे वांगजी के नज़रों में देखना बहुत पसंद है। आओ खाना खाते हैं। बिना नज़र उठाए विंग ने थोड़ा मुस्कुराया। शुक्रिया, लेकिन मैं खा चुका हूँ। कब? रसोई का एक भी चीज़ गंदा नहीं था, ना ही चूल्हा में आग था। मैं शहर गया था, मैंने वहीं पे खाया। वो झूठ बोल रहा है। वो पूरा समय जंगल में रो रहा था। तुम मेरे साथ खाना नहीं चाहोगे? माफ़ करना, मेरा पेट पूरी तरह से भर चुका है, तुम खा लो। वो कितना झूठ बोल रहा है। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, लेकिन फिर भी वो झूठ कैसे बोल सकता है? क्या उसे भूख नहीं लगा? विंग, खाने पे गुस्सा नहीं करते। मैंने खास तुम्हारे लिए खाना बनाया है। खास मेरे लिए? मेरे जाने की खुशी में शायद वो खुशियाँ मनाना चाहता है। वांगजी के कहने पे विंग खाने के लिए बैठ गया। वांगजी ने दोनों के लिए खाना परोसा। पूरा समय विंग ने नज़र नीचे रखा। उसका दिल और दिमाग कुछ नहीं सोच रहा। टेबल पे बहुत सारा कटोरा और कटोरे पे कई प्रकार के खाना मौजूद है। नज़र नीचे होने के वजह से विंग को सिर्फ कुछ ही कटोरा दिखाई दे रहा है। जैसे ही वांगजी ने एक कटोरा उसके पास रखा, वो खाने लगा। वांगजी उसे ही देखता रहा और वो खुद को रोने से रोकता रहा। आंखों में आंसू भारी होने लगा और कुछ बूंदे टपक गया, लेकिन उसने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दिया और खाना जारी रखा। वांगजी उसे ही देख रहा है, ये उसे नहीं पता। निवाला निगलना भी मुश्किल हो रहा है।
दिल दर्द से भर गया है, फिर भी दुख दर्द ऊपर ना दिखे वो इसी कोशिश में है। वुयिंग, तुम बहुत दुखी हो ना? वुयिंग ने आंसू पोंछ लिया। नहीं, मैं दुखी नहीं हूँ। खा रहे निवाला को मुश्किल से निगलने के बाद उसने कटोरा टेबल पे रखा। खाना के लिए शुक्रिया। उसने फिर एक बार तुरंत आंसू पोंछ लिया। तुरंत करीब जाकर वांगजी ने वुयिंग के चेहरे को अपने तरफ किया। देखा आंखें लाल है, होठ दुख और दर्द से सूख गया है और कांप रहा है। अगर तुम दुखी नहीं हो तो फिर इतना क्यों रो रहे हो? वुयिंग हाथों को गालों से हटाने की कोशिश करने लगा। मैं थोड़ा दुखी हूँ, लेकिन वजह तुम नहीं हो। मैं दुखी हूँ, अब मुझे घर जाकर माँ से डांट पड़ेंगे। वुयिंग के बहते आंसू को वांगजी पोंछने लगा। इसीलिए इतना रो रहे हो? लोग अपने घर में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ, लेकिन मेरा कोई घर नहीं है। वांगजी के हाथों को हटाकर उसने नज़र दूसरी तरफ कर लिया। किसने कहा तुम्हारा कोई घर नहीं है? ये तुम्हारा ही घर है। मुझे दिलासा देने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं अब ठीक हूँ। मुझे गलत फहमी में मत डालो। मुझे अच्छे से पता है कौन सा मेरा घर है और कौन सा नहीं। वुयिंग, मत जाओ, यही रहो। फिर एक बार वुयिंग ने आंसू पोंछ लिया। क्यों रहूं? मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं दस्तखत कर दूंगा। लिफाफा तुम्हारे पास है ना? दो, मैं दस्तखत कर देता हूँ। अपने तरफ करके वांगजी गालों को सहलाने लगा। मैं दिलासा नहीं दे रहा, मैं सच कह रहा हूँ, यही रहो। वो हर चीज़ तुम्हारा है जो मेरा है। अब वुयिंग तुरंत खड़ा हो गया। दया, मुझ गरीब पे दया दिखा रहे हो? तुम्हारा कोई चीज़ कभी मेरा नहीं था, ना ही तुमने मुझे कभी अपने चीज़ों पे हक दिया। आज ये सब क्यों कह रहे हो? तुम कभी मेरे नहीं थे। वो चेहरा ढक कर रोने लगा। मैं जन्म देना चाहता था, तुमसे प्यार पाना चाहता था। सोचा था यहाँ मुझे घर की तरह नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, लेकिन सच कहूँ तो घर ज़्यादा अच्छा था। वहाँ बड़ी माँ, पिताजी और गगा मुझसे नफरत या गुस्सा से ही सही, लेकिन बात जरूर करते थे। वुयिंग को रोने की हिचकियाँ आने लगा। वांगजी को बहुत दुख हुआ। तुरंत खड़ा होकर उसने आंसू पोंछा, फिर होठों पे चूमने लगा। वुयिंग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं किया, ना ही उसने वांगजी के होठों के स्वाद को चखा। मुझे तलाक नहीं चाहिए, बस तुम मेरे साथ रहो। वुयिंग गाल पे रखे हाथों को हटाने की कोशिश करने लगा। इन सब का अब कोई मतलब नहीं रहा। मेरे लिए सब कुछ बेमतलब और बेस्वाद हो गया है। तुम्हें नए शादी की ढेर सारे शुभकामनाएं। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें पहले दिन से ही नज़रअंदाज किया, लेकिन माफ़ कर दो। इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है। मैं जानता हूँ जब हम किसी को पसंद या प्यार नहीं करते तब कैसा महसूस होता है। हम उसे छूना पसंद नहीं करते। मैं तुमसे भी उतना ही प्यार करूँगा जितना उससे करूँगा। मैं तुम्हारे साथ शारीरिक होने के लिए भी तैयार हूँ। वुयिंग का आंसू फिसलता ही गया। अब बिना कुछ कहे वांगजी ने प्यार बरसाना शुरू कर दिया। एकदम से चुम्मियों की बरसात होने लगा, लेकिन वुयिंग के लिए अब ये सब कोई मायने नहीं रखता। देखते ही देखते वांगजी वुयिंग को लेकर खुद के रूम में पहुंच गया और वुयिंग वांगजी को हटाने की कोशिश करने लगा। अब इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पवित्र होकर रहना चाहिए। तुम्हारी ज़िंदगी में वो आने वाली है जिससे तुम प्यार करते हो। गलती मेरा है, मैं सबको सच बताऊंगा। तुम जन्म दे सकते हो, लेकिन मैंने ही तुम्हारे साथ कभी संबंध नहीं बनाया। मत जाओ। बेस्वाद, बेमतलब बातें। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे होने या ना होने से। मैं कभी तुम्हें किसी और के साथ बांटना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने क्या किया? लेन वांगजी, मैं तुम्हारा पत्नी नहीं हूँ। जितना दिन हमने इस घर में बिताया वो बस एक छोड़ो। वांगजी ने कस गले लगा लिया। तुम मेरे हो। मैं उस वक्त गलत था,
वुयिंग खामोश ही रहा और वांगजी ने प्यार बरसाना शुरू किया, लेकिन वुयिंग पे कोई असर नहीं हुआ। वुयिंग सिर्फ एक बेजान शरीर के तरह रहा। बह रहे आंसुओं को वांगजी पोंछने लगा। तुम नहीं जा सकते। मैं अब से हमेशा तुमसे प्यार करूँगा, कभी तुम्हें नज़रअंदाज नहीं करूँगा। वुयिंग खामोश ही रहा। शारीरिक होने के लिए पहली बार में वांगजी को परेशानी हुआ, क्योंकि उसे नहीं पता था एक पुरुष के साथ कैसा होना चाहिए, लेकिन उसने कोशिश किया और वो सफल भी हुआ। वांगजी के हरकतों को देखने के बाद वुयिंग को समझ नहीं आया आखिर उसे वांगजी के बारे में क्या सोचना चाहिए। कितना अजीब है, कल मैं जाने वाला हूँ और आज ये ऐसी गंदी हरकतें कर रहा है। वो दोनों टेबल के करीब था, इसलिए वांगजी ने बिस्तर पे जाने के बारे में कहा। तुम्हें अब शांत हो जाना चाहिए, कम से कम 3-4 घंटे बीत चुका है। वांगजी ने कहा वो आखिरी बार चाहता है। उसके मांगों को वुयिंग ने पूरा कर दिया। फिर वांगजी आराम करने लगा। वुयिंग, मुझे छोड़कर मत जाना। वुयिंग ने कुछ नहीं कहा। वो खामोशी से आंसू बहाने लगा और हस्बैंड के बालों में हाथ फेराने लगा। अगले सुबह जब वांगजी जागा, वुयिंग बिस्तर पे नहीं था। टेबल पे तलाक का पत्र रखा हुआ था, जहाँ वुयिंग का दस्तखत भी है। यानी वुयिंग वांगजी और क्लाउड रिसेस को छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका है। वांगजी को बहुत दुख हुआ। उसके इतना कहने के बाद भी वुयिंग उसे छोड़कर चला गया। वो वुयिंग के लिए दूसरी बार रो पड़ा, लेकिन क्या वो वुयिंग के दुखों को महसूस कर सकता है? इन 2 सालों में वुयिंग ने जो झेला, उसके आगे वांगजी का ये दुख कुछ नहीं है। वुयिंग के जाने के बाद लैन परिवार ने कई बार जियांग परिवार से वुयिंग के बारे में पूछा, लेकिन जियांग परिवार को वुयिंग के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि वुयिंग घर नहीं लौटा। इस बात से कैंगसे और वांगजी बहुत परेशान हुए। बचपन से वुयिंग कभी कभी जियांगचेंग के गलतियों में भी मार और डांट खाता था। मैडम ही उसे ताने सुना करता था, लेकिन हमेशा सबको लगा वुयिंग एक शैतान और शरारती बच्चा है। मैडम यू को हमेशा से लगता है जियांगचेंग कोई गलती नहीं करता, वो एक अच्छा बेटा है। लेकिन जब वुयिंग लैन कबीला से घर नहीं लौटा, जियांगचेंग को वुयिंग की दयालुता की याद आया। किस तरह वुयिंग उसे बचाने के लिए सारा गलती अपने ऊपर ले लिया करता था। जियांगचेंग उसे डांट और मार खाता देखा करता था, लेकिन वो कभी सच नहीं बताता था। वुयिंग के ना लौटने के वजह से उसने वुयिंग की अच्छाई के बारे में माता पिता को बताया। मैडम यू को यकीन नहीं हुआ। उसने अपने ही लाडले बेटे के मुंह से वुयिंग के बारे में अच्छाई सुना, जबकि जियांगचेंग ने हमेशा वुयिंग से नफरत ही किया। जियांगचेंग ने अपने किए गए सारे गलतियां बताया, किस तरह वुयिंग उसे बचाने के लिए उसका गलती अपने ऊपर ले लिया करता था। वो हमेशा खुश रहने की दिखावा करता था। मैंने हर बार उसे डांटा। मुझे लगा शादी के बाद वो लैन परिवार में खुश है, लेकिन मुझे क्या पता था उसके जन्म ना दे पाने के वजह से लैन वांगजी दूसरी शादी करने के बारे में सोचेगा। हमने शादी के बाद एक बार भी उसे घर नहीं बुलाया और न ही उसके अच्छे बुरे के बारे में पूछा। मैंने अपने बेटे को एक जंगली जानवर की तरह अकेला छोड़ा। हर कोई उससे नफरत करता था, उससे अच्छे से बात नहीं करता था, लेकिन मैं एक माँ होकर कभी उसका दुख नहीं समझ पाई। मैंने हर बार उसे गलत समझा और आचे की हर गलती पे उसे डांटा, मारा और सेजे से माफी मंगवाई, लेकिन कभी उसने शिकायत नहीं किया, ना ही सेजे से माफी मांगने से इनकार किया। क्यों मैं खुद की ही बच्चे को समझ नहीं पाई। फिर दिन और महीना बीतता गया। 1 साल 2 महीने बाद वांगजी और वुयिंग आमने सामने खड़ा था। शहर में बड़ा मेला हुआ है, जहाँ हर कबीला और हर छोटे बड़े व्यक्ति मौजूद है। वांगजी ने उम्मीद नहीं किया था वो वुयिंग से इस तरह मिलेगा। उसके लिए इस तरह वुयिंग से मिलना बिना मौसम के बारिश होने जैसा है। दिल जोरों से धड़कने लगा है। वुयिंग के गोद में 2 नन्हे जान मौजूद है, एक 8 महीने का और दूसरा 5 महीने का। एक को आगे और दूसरे को पीछे पीठ में लिया हुआ है। हल्की धूप है, इसलिए वुयिंग ने छतरी भी लिया हुआ है और एक पतला चादर भी और रखा है, जिस वजह से वांगजी को बच्चों का चेहरा दिखाई नहीं दिया। उसके गोद में 2 बच्चा।
लेनवांग जी, उम्मीद नहीं था मैं इससे फिर मिलूंगा। तुरंत दूसरे तरफ मुड़कर विंग जाने लगा। विंग, रुको। मुझे देखकर तुमने अपना दिशा क्यों बदला? विंग ने कदम रोक लिया लेकिन मुड़कर नहीं देखा। मेरा दिशा उसी तरफ है, मैंने तुम्हारे वजह से दिशा नहीं बदला। तुरंत वांग जी पास पहुंचा। विंग, सालों से तुम कहाँ थे? अब विंग ने नजर वांग जी पे किया। जहाँ रहना चाहिए वही था। वांग जी ने नजर बच्चों पे किया। कहाँ थे तुम? तुम अपने घर पे नहीं थे। विंग ने दोबारा शादी कर लिया, इसके पास 2 बच्चा भी है। मैं अपने घर पे ही था, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? माफ करना, मुझे जाना होगा। वांग जी ने तुरंत हाथ पकड़ लिया। विंग, हम अभी तो मिले हैं, क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते? तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम जियांग कबीला में नहीं थे। विंग ने नजर दूसरे तरफ किया। लेनवांग जी, देखो मैं अपने घर पे ही था। जियांग कबीला मेरा घर नहीं है। हाथ छोड़ो और पूछताछ करना बंद करो, मुझे जाना है। मुझे तुमसे बात करना है, क्या तुम मेरे साथ कुछ देर के लिए आ सकते हो? क्यों? क्या बात करना है, जल्दी कहो। मेरे साथ चलो। मैं नहीं जा सकता। विंग नहीं जाना चाहता और वांग जी चाहता है विंग उसके साथ जाए और किसी शांत जगह में बातचीत करे। दोनों के बीच बहस होने लगा। विंग ने नजर शब्द के तरफ किया, देखा हुआइसांग दौड़ता हुआ उसके तरफ ही बढ़ रहा है। निये? करीब पहुंचते ही हुआइसांग ने तुरंत कस गले लगा लिया। वीगा, तुम कहाँ थे? तुम ब्लैन कबीला से घर वापस क्यों नहीं लौटे? अब बाप रे निये, इतना कस के मत पकड़ो, सांस भी ले लो, मुझे भी लेने दो। मैं अपने घर पे था, अब जियांग कबीला मेरा घर नहीं है। उन दोनों का ध्यान वांग जी पे बिल्कुल नहीं है। वांग जी खामोश देखता रहा। हुआइसांग विंग को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक अच्छे से देखने लगा। ये बच्चा, क्या ये तुम्हारा है? ये दोनों जुड़वा है? हाँ, ये दोनों मेरा है, लेकिन दोनों जुड़वा नहीं है। ये तो अच्छी बात है, बधाई हो। मुझे पता था तुम जन्म दे सकते हो। जन्म की बातें सुनकर वांग जी को दुख हुआ। वो मैं ही था जिसने उसे माँ बनने की खुशी और बच्चों की खुशी नहीं दिया। मेरे साथ चलो महोदया, और तुम्हारा परिवार यही है। लेकिन विंग के चेहरे का रंग उतर गया। निये, मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। मैं यहाँ अपने बच्चों के लिए चीज़ें खरीदने आया था। मेरे लोग बच्चों के सारे चीज़ें लेकर वापस लौट गया है। मुझे भी अब चलना चाहिए। तुम इतने जल्दी जा रहे हो? वीगा, महोदया ने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। क्या तुम अपनी माँ से मिलना नहीं चाहोगे? निये, तुम इन सब के बारे में चिंता मत करो, चलता हूँ। विंग जाने लगा। विंग, मुझे तुमसे बात करना है, रुको। वांग जी विंग को रोकने की कोशिश में लग गया और हुआइसांग जल्दी ही वहाँ से भाग गया। वांग जी के कुछ देर अनुरोध करने के बाद विंग बात करने को मान गया। वांग जी के अंदर बच्चों को लेकर कई सारे सवाल उठ रहा है। वो दोनों तंबू के तरफ जाने लगा, जहाँ सभी कबीला के लोगों के आराम करने के लिए बनाया गया है। वांग जी, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। वांग जी और विंग ने नज़र शब्द के तरफ किया, देखा ये एक महिला है। गोद में 5-6 महीने का एक बच्चा भी मौजूद है। जैंगली, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? ये इसकी पत्नी होगी, जिसके वजह से इसने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, और ये बच्चा इन दोनों का होगा। मुझे तुमसे बात करनी थी, इसलिए तुम्हें ढूंढ रही थी। जैंगली वांग जी से बातें करने में लग गया। विंग वैसे ही परेशान है और अब तो गुस्सा भी आने लगा। मुझे बताओ, मुझे कौन सी तंबू में जाना चाहिए? मैं पहले चलता हूँ। वांग जी, क्या ये? वांग जी के जवाब को सुनने के बाद जैंगली ने विंग को प्रणाम किया, लेकिन विंग बिना जवाब दिए तंबू के तरफ बढ़ने लगा और दोनों व्यक्ति देखते रह गए। जैंगली वही लड़की है जिसके वजह से शादी के बाद वांग जी ने विंग को 2 साल तक खुद से दूर रखा। सिर्फ इतना ही नहीं, वो विंग से बात तक नहीं करता था। वांग जी और जैंगली भी तंबू में पहुंचा। वांग जी ने एक बार मुझसे कहा था उसने मेरी वजह से उसे कभी खुद के करीब आने नहीं दिया। क्या उसने वांग जी से तलाक लेते ही दूसरा शादी कर लिया? ऐसा ही होना चाहिए, वरना बच्चा कैसे होता? इतने सालों तक वो कहाँ था?
विंग के पीठ में सो रहे नन्हे जान जाग कर आवाज करने लगा। विंग ने तुरंत नन्हे जान को आगे के तरफ किया और जो आगे था उसे पीठ में बांध लिया। वो ये सब आसानी से कर रहा है। वांगजी और जेंगली हैरानी से देखते रह गए। तुम जाग गए? भूख लगा है? भूख लगा है? नन्हे जान माँ की सीने में माथे रगड़ने लगा। हाँ मैं समझ गया, शांत हो जाओ। विंग नन्हे जान को दूध पिलाने लगा। वांगजी और जेंगली ने नज़र नीचे कर लिया, लेकिन विंग ने अपने ऊपर से कपड़े नहीं हटाया है। फिर भी उन दोनों को थोड़ा एहसास महसूस हुआ। तीनों में से कोई नहीं बैठा है, जबकि बैठने के लिए जगह है। विंग, बैठ जाओ। शुक्रिया, लेकिन मैं ऐसा ही ठीक हूँ। तुम क्या बात करना चाहते हो? जल्दी कहो, मैं ज़्यादा देर नहीं रुक सकता। जेंगली ने नज़र वांगजी के चेहरे पे किया और वांगजी विंग के बातों का जवाब दिए बिना खामोश रहा। कुछ पल बाद वहाँ जियांग परिवार और लैन परिवार पहुँच गए। उन लोगों के साथ हुआसांग भी मौजूद है। जैसे ही मैडम लैन और मैडम यू की नज़र जेंगली पे पड़ी, दोनों जेंगली को घूर कर देखने लगी। जेंगली ने नज़र नीचे कर ली। मैडम लैन और मैडम यू दोनों एक ही बात सोचने लगी है। ये लड़की यहाँ वांगजी के साथ क्या कर रही है? ये स्त्री यहाँ लैन वांगजी के साथ क्या कर रही है? सभी लोग विंग के पीछे मौजूद हैं। उसका ध्यान अभी तक किसी पे नहीं गया है। वो बस नन्हे जान को दूध पिलाने में ध्यान दे रहा है और व्यस्त है। कुछ पल बाद कैंसे भी दौड़ती हुई पहुंची। जितना पता है उस हिसाब से विंग जन्म नहीं दे सकता, लेकिन इस वक्त दो बच्चा गोद में देखकर हैरान तो होना ही था। लेकिन दूसरों के तरह कैंसे बिल्कुल हैरान नहीं हुई। ऐसा लग रही है जैसे उसे पहले से ही पता है कि विंग जन्म दे सकता है। शब्द सुनते ही विंग धीरे मुड़ गया और कैंसे करीब पहुंची। कहाँ थे तुम? कहाँ चले गए थे? मामा, ये लोग यहाँ कब आए? निये, तुम सबको बुलाने गए थे? मुझे लगा ही था। गालों को सहलाने के लिए कैंसे आगे बढ़ने लगी। कहाँ थे तुम? लेकिन विंग ने तुरंत कदम पीछे करके चेहरा मोड़ लिया। हुई, क्या तुम नाराज हो मुझसे? नहीं। ये बच्चा तुम्हारा है? हाँ। तुमने दूसरी शादी कर ली? इस बार विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या इसका मतलब परेशानी हमारे वांगजी पे था? क्या इसलिए विंग गर्भवती नहीं हो पाया था? माँ की चेहरे को छूने के लिए नन्हे जान ने हाथ बाहर निकाला और लोगों ने भी नज़र नन्हे जान के हाथ पे किया। विंग ने कपड़े को हटाकर नज़र नन्हे बेटे पे किया, फिर मुस्कुराते हुए बढ़ा रहे हाथ को पकड़ के चूमा। आयुएन, शोर मत करो, माँ यही है। उसने हथेली को चूमा और नन्हे जान किलकारने लगा। लोग खामोशी से देख और सुनते रहे। विंग ने फिर एक बार चूमा और नन्हे जान फिर किलकारने लगा। नन्हे जान की किलकारी सभी के कानों तक अच्छे से पहुंच रहा है। सामने मौजूद व्यक्ति तो उन सबको बुरी तरह नज़रअंदाज कर रहा है। तुम माँ से बातें करना चाहते हो? हम जल्द ही घर लौटेंगे, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। चलो माँ को दूसरों से बातें करने दो। फिर से उसने नन्हे बेटे के नन्हे हाथ पे चूमा। इस बार नन्हे जान बिल्कुल चुप होकर पीने लगा। वो नन्हा सा बच्चा माँ की कहते ही खामोश हो गया। लोगों को हैरानी हुआ। किसी को नहीं पता वो बच्चा कितने साल या कितने महीने का है। दिखने में वो बच्चा कुछ ही महीने का लगता है, लेकिन वो माँ की बातों को अनुसरण कर रहा है, जैसे उसे माँ की बात समझ आ रहा हो। अब विंग ने नज़र सभी के तरफ किया। माफ़ कीजिए, मुझे जाना होगा। लेकिन मौजूद लोग उसे जाने से रोकने लगे। विंग परेशान हो चुका है अब। देखिए, आप लोग मुझे जाने दीजिए। विंग, हमने तुम्हें गलत समझा, हमें माफ़ कर दो। हमें सच में नहीं पता था तुम जन्म दे सकते हो, और समस्या हमारे वांगजी पे है। महोदया लैन, समस्या किसी में नहीं है, लेकिन आप लोग मुझे जाने दो। मुझे शाम होने से पहले घर लौटना है। विंग, तुम हमें कुछ नहीं बताना चाहते? तुम्हारा जांफू कौन है? तुमने दूसरी शादी कर ली और बच्चे भी हैं। घर चलो। हर कोई कुछ ना कुछ कहने लगे।
हाँ, ये बच्चे मेरे ही हैं, लेकिन आप लोगों को इन दोनों के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? बस मुझे जाने दो। नहीं, तुमसे ये उम्मीद नहीं था। तुमने सबको मेरे बारे में बताया ही क्यों? नजरें चुराते हुए हुआइसांग खामोश रहा। हमने तुम्हें ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। हमें चिंता होते है। वापस घर चलो। फेंगमियान के मुंह से अपने लिए चिंता शब्द सुनकर विंग को गुस्सा आया। चिंता? कैसी चिंता? क्या आपको मेरे बारे में चिंता होता है? हाँ। कुल प्रमुख जियांग, मजाक मत कीजिए। विंग के मुंह से पिताजी शब्द के बजाय कुल प्रमुख जियांग शब्द सुनकर लोगों को मानो जोर का झटका लगा। आपको कब से मेरा चिंता होने लगा? आप लोग मेरे लिए झूठा प्यार दिखाना बंद कीजिए। मुझे पता है आप में से कौन मेरे बारे में क्या सोचते हैं। महोदया, आप मुझे रोक रहे हैं ताकि आप मुझे हर बात पे डांट सके और महोदया यू से सजा दिलवा सके। उही, मैं माँ हूँ तुम्हारा। तुम मुझे महोदया क्यों कह रहे हो? और महारानी यू तुम्हारी बड़ी माँ है। मैं जानती हूँ गलती मेरी ही थी, पर मैं अब से वैसा गलती बिल्कुल नहीं करूँगी। मैं कभी तुम्हें नहीं डांटूंगी, हर खुशी और आज़ादी दूंगी जो तुम चाहो। घर चलो, बस तुम घर चलो। हम तुम्हारे जांफू को भी दिल से अपनाएंगे। खुशी और आज़ादी? क्या आप मुझे मेरा बचपन लौटा सकती है? क्या आप मुझे वो पल लौटा सकती है जो मैं देखा करता था? एक उज्जवल भविष्य, खुश भरी जिंदगी अपने जांफू के साथ। कैंगसे के पास देने के लिए जवाब नहीं है। वो नज़र नीचे करके आंसू बहाती रही। नहीं दे सकते ना? आप कुछ नहीं दे सकती। आप कुछ भी पहले की तरह नहीं कर सकती। पता है, पहले मैं खुश रहता था। जितने भी आप डांटो, मारो, गालियाँ और सजा देते थे, लेकिन फिर भी मैं खुश रहता था। लेकिन आप लोगों से मेरा वो खुशी भी देखा नहीं गया। विंग, हमने वो सब तुम्हारे खुशी के लिए ही किया था। खुशी? कैसी खुशी? क्या आप लोगों ने मेरी शादी एक अनजान व्यक्ति से करवाने से पहले मुझसे एक बार भी पूछा? क्या आप लोगों को लगा था कि वो मुझसे प्यार करेगा? आप डरते थे कहीं मैं आपके बेटे का जगह और सिंहासन ना छीन लूं, इसलिए आपने मेरी शादी कम उम्र में ही करवा दी, वो भी ऐसे व्यक्ति से जिसने मुझे शादी की रात ही अस्वीकार किया। वही गलती मेरा था। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, माफ़ कर दो। तुम चुप रहो, मेरा नाम मत लो। उस वक्त आप सभी ने सिर्फ अपने बारे में सोचा। मेरी शादी बिना पूछे करवा दी गई, क्योंकि महोदया यू को डर थी कहीं मैं जियांग परिवार के सिंहासन पे कब्जा ना कर लूँ, उनके बेटे से कुछ छीन न लूँ। छोटी महोदया हमेशा मेरे वजह से परेशान रहती थी, इसलिए शादी के बातों पे उन्होंने कुछ नहीं कही, क्योंकि वो अपने बेटे से तंग आ चुकी थी। कुल प्रमुख जियांग ने कभी मेरे बातों को ज़रूरी नहीं समझा और ना ही मुझे ज़रूरी समझा, क्योंकि मैं उन्हें हमेशा एक बकवास करने वाला नालायक लगता हूँ, क्योंकि मैं एक ओमेगा हूँ। इसीलिए यहाँ तक इन्होंने मुझे अपना उपाधि तक नहीं दिया। मेरा नाम जियांग इंग के बजाय विंग क्यों है? मेरे नाम के आगे वी उपाधि क्यों है? इन्होंने कभी मुझे अपना नहीं माना है महोदया वी, इसीलिए मेरे नाम के आगे आपकी उपाधि है। और जब शादी के बाद मैं लैन परिवार का सदस्य बना, तब लैनवांग जी ने मुझे स्वीकार करने से मना किया। शुरुआत में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लैन परिवार मुझसे बच्चे चाहने लगे। मैं बताना चाहता था कि लैनवांग जी मुझे पसंद नहीं करता, वो किसी और से प्यार करता है, लेकिन उसने बताने से मना किया। मेरी गर्भवती ना होने की वजह से लोग मुझ पे ताने मारने लगे और आप लोग भी लैन परिवार को आगे बढ़ाने के लिए वारिस चाहने लगे। मैंने कई बार लैनवांग जी से इस बारे में बात किया, लेकिन उसने हर बार यही कहा कि वो मुझे पसंद नहीं करता, वो किसी और से प्यार करता है। क्या मैं गर्भवती होने के लिए भीख मांगता? छी, कितने शर्म की बात होता है ना। महोदया लैन, आपने भी कभी अपने बेटे से इस बारे में नहीं पूछा। आपने तो सीधा अपने बेटे के लिए दूसरी शादी करवाने के बारे में सोचा, ताकि लैन परिवार आगे बढ़ सके।
वही, माँ को दोष मत दो। इन सब का जिम्मेदार कोई नहीं, सिर्फ मैं हूँ। चुप रहो। अगर जियांग परिवार मेरा शादी मुझसे बिना पूछे तुमसे ना करवाते तो क्या आज ये सब होता? इसका जिम्मेदार सबसे पहले जियांग परिवार है, फिर तुम और लैन परिवार। अब मगरमच्छ की आंसू क्यों बहा रहे हो तुम? तुम्हें तो वो मिल गया ना जिससे तुम प्यार करते थे, जिसे तुम चाहते थे। ये वही है ना जिससे तुम प्यार करते हो, जिसके वजह से तुमने मुझे 2 सालों तक नहीं छुआ, जिसके वजह से तुमने मुझे सबसे झूठ कहने पे मजबूर किया, जिसके वजह से तुमने मुझे भरे सभा में सबके सामने अपमान होने से नहीं रोका और सबके सामने मुझे नज़रअंदाज करके इसकी पिता का दिया गया शादी के प्रस्ताव को स्वीकार किया। मेरे दिल से तुम्हारे लिए प्यार उसी दिन ख़त्म हो गया था। भले ही हमारी शादी हमसे बिना पूछे करवा दिया गया था, लेकिन मैं दिल से निभाना चाहता था। तुम एक हृदयहीन और मतलबी व्यक्ति हो। आप सभी सबके सब एक जैसे हो, मतलबी। अपने मतलब के लिए दूसरों को ठेस पहुंचाते हो। लोग खामोशी से सुनते रहे क्योंकि उन सबको खुद के गलतियों का एहसास हो चुका है। मैं किसी को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता था। गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ। लैनवांग जी, अपने पत्नी और बच्चे के साथ खुश जिंदगी बिताना। आंसू बहाते हुए वांगजी खामोश रहा और जेंगली देखने लगी। वो चाहता है वांगजी वुयिंग से कुछ तो कहे। वुयिंग ने मुस्कुराने की कोशिश की। क्या तुम मेरे बारे में कुछ नहीं कहोगे? तुम्हारे साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। जवाब सुन के जियांग चैंग खामोश हो गया। फिर माँ की पीठ में सो रहे नन्हे जान जाग गया और आवाज़ें करने लगा। विंग ने युवान को पीठ पे बांध लिया और नन्हे जान को आगे लेकर दूध पिलाने लगा। अब विंग ने नज़र वांगजी पे किया जो आंसू भरी आंखों के साथ देख रहा है। लेन वांगजी, ये हमारा बच्चा है। यह सुनने के बाद वांगजी के आंखों से कुछ बूंदे आंसू उसके इजाज़त के बिना फिसल गया। वो धीरे धीरे विंग के करीब जाने लगा। फिर वो किसका है जिसे तुमने पीठ पे लिया है? लेकिन विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या तुमने कुछ देर पहले नहीं कहा था तुम्हारे और लैन वांगजी के बीच कुछ नहीं हुआ? हाँ, हमारे बीच कभी कुछ नहीं हुआ। ये बस गलती था। लेकिन मैं लैन वांगजी को शुक्रिया कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ मेरे 2 बच्चे हैं। वही, क्या तुमने सच में दूसरी शादी किया है? विंग ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुराया। इतना पूछने के बाद भी विंग ने अपने और बच्चों के जीवन में चल रहे हालात के बारे में कुछ नहीं बताया। शाम होने से पहले विंग वापस लौटने वाला है, इसलिए वो तंबू में आराम कर रहा है और वांगजी बाहर अकेला आंसू बहा रहा है। वांगजी, क्या तुम उसे नहीं रोकोगे? वांगजी ने आंसू पोंछ लिया। मुझे उसे रोकने का कोई हक नहीं है। सालों पहले वो मुझे छोड़कर चला गया था। हाँ, लेकिन उसमें गलती मेरा ही था। तुम्हें हक है। उसने तुम्हारे बच्चे को जन्म दिया है। उसके पास तुम्हारा बच्चा है। क्या तुम उसे ऐसे ही जाने दोगे? उसे रोक लो और फिर से नई जिंदगी की शुरुआत करो। मैं उसे बच्चे के लिए नहीं रोकना चाहता। मैं उससे प्यार करता हूँ, इसीलिए रोकना चाहता हूँ। मैंने जो किया मैं वो सुधारना चाहता हूँ। अगर आज बच्चे नहीं होते तो भी मैं उसे रोकने की कोशिश करता, लेकिन अब वो बदल गया है और मुझे अपने गलतियों का एहसास भी हो चुका है। मैं जानती हूँ इन सब की वजह मैं हूँ। अगर मैंने पहले तुमसे वो सब नहीं कही होती तो आज तुम दोनों साथ होते। कई सालों पहले जेंगली ने क्लाउड रिसर्च में शिक्षा के दौरान वांगजी को देखा था। तब से वो वांगजी को पसंद करने लगी। शुरुआत में वांगजी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन धीरे धीरे उसे जेंगली से बात करना अच्छा लगने लगा। जब वो जेंगली से बातें नहीं करता था तब उसे अच्छा महसूस नहीं होता था। इसे ही वो प्यार समझ बैठा, लेकिन वो प्यार नहीं था, वो सिर्फ एक आदत था। जेंगली वांगजी को बहुत पसंद करती थी। उसने प्यार इजहार भी की।
कई सालों तक वांगजी गलत फहमी में था कि वो जेंगली से प्यार करता है। जब जेंगली को वांगजी के शादी के बारे में पता चली तब वो वांगजी से मिली थी। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करने वाले हैं। क्या तुमने अभी तक इस बारे में तुम्हारे माता पिता को नहीं बताया? मैंने नहीं बताया। मैं ये शादी अपने मर्जी से नहीं कर रहा। जिससे मेरा रिश्ता तय हुआ है मैंने उसे देखा तक नहीं। मैं माँ पिताजी को दुखी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इस रिश्ते को इनकार नहीं कर सकता। फिर मेरा क्या? तुम सच में मुझसे प्यार करते हो या नहीं? वांगजी ने तुरंत हाथ पकड़ लिया। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं ये करके रहूँगा। वांगजी का बात सुनने के बाद जेंगली ने पकड़ कस ली। वादा करो, तुम उसे बिल्कुल नहीं छूओगे, अपने करीब बिल्कुल नहीं आने दोगे, साथ नहीं रहोगे और ना ही उससे प्यार करोगे। मुझे माफ कर दो, मैंने ही वादा नहीं निभाई और तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर दी। दूसरे तरफ विंग वापस लौटने के लिए तैयार हो रहा है, तभी उसे बाहर हंगामा सुनाई दिया। बाहर दो सैनिक ने एक व्यक्ति को बुरी तरह पकड़ रखा है। व्यक्ति का कपड़ा फटा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे वो व्यक्ति बहुत गरीब है। बहुत सारे लोग जमा हो चुके हैं। छोड़ो उसे। करीब पहुंचकर विंग ने व्यक्ति के मुंह से निकल रहे खून पोंछ दिया। मैंने कहा ना छोड़ो, सुनाई नहीं दे रहा? विंग के गुस्सैल नजर और कठोर शब्द को सुनकर सैनिक पीछे हट गया। फिर विंग ने व्यक्ति को संभल कर खड़ा किया। आप यहाँ कैसे पहुँचे? राजकुमार, हम अपने बेटे को देखना चाहते हैं। विंग का व्यक्ति के करीब होना वांगजी को अच्छा नहीं लगा। विंग। खुद का नाम सुनते ही विंग ने गुस्सैल नजर वांगजी पे किया और वांगजी एकदम खामोश रह गया। फिर विंग व्यक्ति को लेकर तंबू में पहुंचा। लैन परिवार और जियांग परिवार भी पीछे पीछे पहुंच गया। विंग ने व्यक्ति को बिठाया। मोहतरमा कहाँ है? वो प्रवेश द्वार से बाहर है। कुछ पल बाद विंग महिला को लेकर लौटा। फिर दोनों को पीने के लिए पानी दिया। उसके बाद आराम करवाया। फिर बातचीत शुरू किया। आप दोनों कैसे हैं? हम ठीक है। हम यहाँ से बहुत दूर जाने वाले हैं, इसलिए हम अपने बच्चे को देखना चाहते हैं। हाँ, यहाँ चल क्या रहा है? ये दोनों है कौन? क्या आप अपना मुंह बंद रख सकती है? नहीं तो आप बाहर चली जाइए। बाहर का रास्ता बिल्कुल खुला है। गुस्से के मारे मैडम यूं लाल पड़ गई, लेकिन कोई जवाब नहीं दी। आप लोग कहाँ जाने वाले हैं? क्या आपका बीमार अभी तक ठीक नहीं हुआ? हम अपने गांव वापस लौटने वाले हैं। लौटने से पहले एक बार। मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप लोग इसे ले सकते हैं और देख सकते हैं। आखिर बात किस बारे में हो रहे हैं दूसरे लोग अनजान हैं। विंग ने तुरंत बिस्तर पे सो रहे नन्हे जान को महिला की गोद में दिया। वो माता पिता जो किसी बड़ी मुश्किल हालात के वजह से मजबूर थे, अपने बच्चे को गोद में लेकर प्यार करने और आंसू बहाने लगे। नन्हा युवान इन्हीं का बच्चा है, जिसे इन दोनों ने बड़ी मजबूरी के चलते विंग को सौंप दिया था। उस वक्त इन दोनों का हालात बहुत बुरे थे। जब विंग इनसे मिला था, नन्हे युवान सिर्फ पैदा ही हुआ था। युवान की माँ बहुत कमज़ोर और बीमार रहती थी। इन लोगों के पास नन्हे युवान के लिए दूध खरीदने और युवान के माँ के लिए दवाई खरीदने के लिए रकम नहीं था। युवान का पिता बेटे और पत्नी दोनों को ही नहीं खोना चाहता था। उस वक्त विंग अकेला था, जो बुरी तरह टूटा हुआ था। तभी युवान के माता पिता ने युवान को विंग के हाथों में सौंप दिया, ताकि विंग युवान को एक अच्छा ज़िंदगी दे सके। हमने अभी तक इसका नाम नहीं रखा है। बस हम दोनों चाहते हैं आप इसे एक खुश भरी जिंदगी दे, जो हम कभी नहीं दे पाएंगे। हालात के बारे में जानने के बाद उस दिन नन्हे युवान के माता पिता के साथ विंग भी बहुत रोए थे। इस तरह विंग ने गर्भवती होने के बाद भी युवान को अपनाया और युवान के माता पिता को इलाज करने में मदद भी किया। फिर विंग ने नन्हे जान का नाम युवान रख दिया। कई महीनों बाद आज इन दोनों को युवान का नाम पता चला और वो दोनों युवान से मिला, जो अब बहुत स्वस्थ हो चुका है। हालात से मजबूर माता पिता का आंसू बहता ही गया। नन्हे युवान का सच्चाई लैन और जियांग परिवार को अब पता चला।
आप दोनों रोइए मत, आप दोनों इसे वापस ले जा सकते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। इतने महीने बच्चे की देखभाल करने के बाद वो ऐसे ही बच्चे को कैसे वापस सौंप सकता है? नहीं नहीं, हम आयुन को आपसे वापस नहीं लेंगे, ये अब आपका है। बस हम चाहते हैं आप इसे बहुत प्यार करें और खुश रखें। युवान के पिता ने भी हाँ में सिर हिलाया। नहीं, मैं एक बेटे को माँ से दूर कैसे कर सकता हूँ? अब आप ठीक हो गए हैं और वापस गांव लौटने वाले हैं, तो आप आयुन को भी साथ लेकर जाइए। मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ बच्चे की कमी क्या होता है। आखिर विंग ने ऐसा क्यों कहा, वजह सबको पता है। वो 2 सालों तक बिना बच्चे के रहा और लोगों से ताने सुनता रहा। उससे अच्छा बच्चों की कमी के बारे में और कौन समझ सकता है। जो भी हो, विंग ने दिलो जान से नन्हे जान को अपना मान लिया था और अब वो मतलबी बनकर अपने पास नहीं रख सकता। दुख तो है उसे। नन्हे जान को देखते हुए बस उसका आंसू बहता ही गया। सभी के धीमी धीमी बातों से सो रहे नन्हे युवान जाग गया। नन्हे जान का नज़र तुरंत ही विंग को ढूंढने लगा। वो जिसके गोद में है उसने उसे जन्म दिया है, लेकिन उसने दूध विंग का पिया है। दिन रात हर एक पल विंग के बाहों में बिताया है। उसके लिए विंग ही उसका माँ है। वो जिसके गोद में है वो दोनों नन्हे जान के लिए अनजान है। जब नन्हे जान का नज़र विंग पे गया, वो खिलखिलाते हुए आवाज़ करने लगा। वो मासूम खिलखिलाते हुए माँ के तरफ हाथ बढ़ाने लगा है। दुखी मुस्कान के साथ विंग नन्हे बेटे के गालों को सहलाने लगा। आयुन, तुम अब बड़े हो गए हो। मैं तुम्हारा माँ नहीं हूँ या तुम मेरा बेटा नहीं हो, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन तुम्हें अब वापस अपने माता पिता के साथ जाना होगा। मुस्कुरा रहे नन्हे जान अचानक खामोश हो गया। तुम समझ रहे हो ना, तुम्हें एक अच्छा बेटा बनना है, अच्छा बेटा बनना और बड़े होकर माँ पिताजी का अच्छे से देखभाल करना। आधे रास्ते तक हम एक ही दिशा में जाने वाले हैं, चलिए चलते हैं। सो रहे बेटे को लेने के लिए विंग बिस्तर के तरफ बढ़ने लगा, लेकिन नन्हे युवान का प्रतिक्रिया बदलता गया और आखिर में मासूम जान रोने लगा। मासूम जान बोलने की कोशिश करने लगा। नन्हे जान ने आज तक एक भी शब्द नहीं बोला है। विंग ने तुरंत मुड़कर नजर नन्हे बेटे पे किया जो बुरी तरह रोने लगा है और एक ही शब्द बार बार कहने की कोशिश में है। यह पहली बार और नन्हे जान के मुंह से निकला हुआ पहला शब्द है। वो मासूम माँ के तरफ हाथ बढ़ा रहा है। पैदा होते ही जिसे उसने माँ की रूप में पाया, अब वो व्यक्ति उसे छोड़ने वाला है। मासूम जान ये समझ गया है। मासूम जान समझ गया है, अब उसे अनजान व्यक्ति के हाथों पे सौंप दिया गया है। आमतौर पे जब नन्हे युवान कभी रोता था तब आंसू नहीं बहता था, वो सिर्फ माँ की गोद में रहने के लिए रोया करता था। जब विंग उसे गोद में ले लेता था तब मासूम जान तुरंत ही चुप हो जाया करता था, लेकिन इस बार नन्हे जान के आंखों से आंसू बह रहा है। विंग को दुख और खुशी साथ महसूस हो रहा है। दुख इसलिए क्योंकि अब नन्हे युवान उसके साथ नहीं होगा, और खुशी इसलिए क्योंकि नन्हे जान ने पहली बार मम शब्द कहा। मासूम जान माँ की गोद से उतरने की कोशिश करने लगा और महिला ने नीचे रख दी। नन्हे जान घुटनों के बल धीरे धीरे चल सकता है। वो मासूम रोते हुए विंग के तरफ बढ़ने लगा। विंग तुरंत गोद में लेकर चूमने लगा और बाहों में भर लिया। आयुन, रो मत, तुम अच्छा बच्चा हो ना, तुम जरूर मेरे बातों को समझोगे। तुम्हें समझना ही होगा, तुम्हें अपने माता पिता के साथ जाना ही होगा। तुम बड़े हो गए हो मेरी जान, तुम माँ बोलना सीख गए हो। यह बहुत खुशी की बात है। यह शब्द सुनने के लिए मैं इतने सालों से तड़पता रहा। आज तुमने मेरी इच्छा पूरा कर दिया। नज़ारा देखकर सबको बुरा लगा। मैडम यू ने कभी आंसू नहीं बहाई थी, लेकिन आज वो भी रो पड़ी। विंग ने नन्हे बेटे का आंसू पोंछ दिया। रो मत। हाँ, मैं यही हूँ बेटा, रो मत। कस बाहों में भरकर विंग पीठ और सिर पे हाथ फेराने लगा। राजकुमार, हम इसे लेने नहीं आए थे।
कृपया आप इसे खुद से दूर मत कीजिए। अगर वो खुश नहीं रहा तो हम भी कभी खुश नहीं रह पाएंगे। जी, ये सही कह रही है। आप इसे खुद से अलग मत कीजिए। लेकिन मैं आप लोगों को बिना बच्चे सिर्फ जन्म देने वाली ही माँ नहीं होती। 9 महीने कोख में लेकर जन्म देना बहुत आसान है, लेकिन जन्म के बाद देखभाल और ज्ञान देना बहुत कठिन है, और ये सब आपने किया है। आयुवेन को मैंने सिर्फ 9 महीने कोख में लेकर जन्म दिया है। उसके बाद जो मुझे करना चाहिए थी वो मैं नहीं कर पाई। असली माँ वही होती है जो बच्चे का देखभाल करती है और ज्ञान देती है। मैंने जन्म तो दी, लेकिन अब उसकी माँ आप है। हम आपसे विनती करते हैं, आप इसे खुद से दूर मत कीजिए। वो मैं ही थी जिसने आयुवेन के पिता का बात नहीं मानी और अपनी मनमानी करती रही, जिस वजह से मैं बीमार पड़ गई और आयुवेन का देखभाल नहीं कर पाई। हमें पता है आप भी आयुवेन के बिना खुश नहीं रहेंगे, और ना ही आयुवेन आपके बिना। विंग ने नज़र बेटे पे किया जो उसके बाहों में सिर रखकर अभी भी आंसू बहा रहा है। विंग भी नहीं चाहता वो अपने नन्हे जान को खुद से दूर करे, लेकिन उसे आयुवेन के माता पिता के लिए बुरा लग रहा है। उन दोनों के बहुत कहने पे आखिर में विंग मान गया और आयुवेन के माता पिता चले गए। अब विंग ने बैठकर गोद में बिठा लिया और नर्म से आंसू पोंछने लगा। नहीं रोते, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं तुम्हें किसी को नहीं दूंगा। अच्छे बच्चे, शांत हो जाओ। चलो घर चलते हैं। हाँ, गोद में लेकर पीठ थपथपाते हुए वो इधर उधर चलने लगा। कुछ पल बाद जब नन्हे जान शांत हुआ, विंग ने नन्हे जान को पीठ पे बांध लिया और नन्हे युवान को गोद में लेकर तंबू से बाहर निकलने लगा। लेकिन वांगजी ने तुरंत हाथ पकड़ के रोक लिया। विंग, कृपया मत जाओ। छोड़ो मुझे। विंग, मुझे समझाने का मौका दो। हमारे बीच अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। खींचते हुए विंग ने तुरंत हाथ छुड़ा लिया। क्या ठीक हो सकता है? हाँ ओह हाँ, याद आया। हमारे बीच कब क्या ठीक था? शुरुआती से ही हमारे बीच सब कुछ बिगड़ा हुआ था। याद करने दो। ओह हाँ, क्या मैंने सब कुछ सही करने की कोशिश नहीं किया था? तब तुम क्या कहा करते थे? तुम कहा करते थे तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम किसी और से प्यार करते हो। तुम उससे इतना प्यार करते हो कि लैन कबीला के नियमों के खिलाफ हो गए और मुझसे झूठ कहने को कहा। और इस झूठ से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? ऐसा ही कहा था ना तुमने? तुमने कभी मुझे अपना पत्नी नहीं माना और ना कभी मानोगे, ये सब कहा था तुमने। तो अब किस हक से रोक रहे हो तुम मुझे? मेरे गर्भवती होने या ना होने से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं था ना? देखो लैन वांगजी, इस भ्रम में कभी मत रहना कि ये जो बच्चा मेरे पीठ में है वो तुम्हारा है या उस पर तुम्हारा कोई हक है। ये दोनों बिना पिता के बड़े होंगे। खासकर इन दोनों को तुम्हारे जैसा पिता की कोई ज़रूरत नहीं है। हाथ जोड़ रहा हूँ, कृपया मुझे अपना ये आंसू मत दिखाओ। विंग, तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। उसे बोलने का मौका तो दो। राजकुमार जियांग, अगर तुम ना बोलो तो बेहतर होगा। जियांग कुछ कहते कहते चुप हो गया। वो सब दर्द अपमान मैंने झेला है, वो सारे ताने मैंने सुना है। अगर मेरे जगह तुम होते तो पता चलता। इस तरह मत जाओ, अपने रिश्ते को एक मौका तो दो। कृपया आप लोग रिश्ते की बात ना करें तो बेहतर होगा। विंग, हम गलत थे, माफ कर दो और वापस चलो। बिल्कुल नहीं। अगर तुम लैन कबीला नहीं लौटना चाहते तो घर चलो। किस लिए चलूं? आपने मुझे कितने ताने और अजीब अजीब बातें सुनाए थे, याद है आपको महोदया यू? ओह हाँ, आप भूल गए होंगे। ये दोनों बच्चा मेरा है। मैं कभी आयुवेन को आप लोगों के गंदे जुबान से ये सुनने नहीं दे सकता कि वो मेरा नहीं है या उसे मैंने जन्म नहीं दिया है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चों को किसके जुबान से बचाना और दूर रखना चाहिए। पहले विंग ने कभी इस तरह से बात नहीं किया था। बेशक लोग आज उसके बातों को सुनने के बाद हैरान है। आज विंग ने इतना कुछ बोल दिया है। ये पहले वाला विंग नहीं है। विंग,
अपने जुबान पे लगाम दो। होने वाले कुल प्रमुख जियांग, मैं तुमसे बड़ा हूँ, इसलिए बार बार मेरा नाम लेना बंद करो। लेकिन ये बात तुम्हें नहीं पता ना? पता भी कैसे होगा? अपनी माँ से पूछो तो सही इस बारे में। इस बार मैडम यू नजरें चुराने लगी। एक जैसा हाल फेंगमियान और कैंगसे की भी। वो दोनों भी दूसरे तरफ देखने लगे। जियांगचेन को झटका लगा। तो अब मैं चलता हूँ। विंग जाने लगा और इस बार वांगजी कुछ नहीं कह पाया। दरअसल फेंगमियान कैंगसे से शादी करने वाला था, लेकिन इससे पहले मैडम यू ने फेंगमियान को प्यार में फंसा ली। उस वक्त कैंगसे 3 महीना गर्भवती थी। फिर फेंगमियान ने पहले मैडम यू से शादी किया, फिर कैंगसे से। कैंगसे को उस वक्त बहुत दुख हुई, लेकिन फेंगमियान ने विंग को स्वीकार किया। उसके लिए यही काफ़ी था। विंग अपने रास्ते चला गया, लेकिन राजकुमार वी रुको। लेकिन जैंगली की आवाज़ को अनसुना करके विंग आगे बढ़ता गया। राजकुमार वी, इस तरह मत जाओ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। विंग जैंगली से बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, लेकिन जैंगली की ज़बरदस्ती करने पे वो बात सुनने के लिए रुक गया। शुरू से सारी गलती मेरी थी। मैंने ही वांगजी को तुमसे दूर रहने के लिए कही थी। उसका कोई गलती नहीं है, मुझे माफ़ कर दो। मुझे इस तरह तुम दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी में दखल नहीं देनी चाहिए थी। जो भी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जो हुआ सो हुआ। अब तुम मुझे तुम दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में बताने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हें यह जानकर बुरा लग रही है कि वो मेरे साथ एक बार रात गुजार चुका है, तो उस बात को भूल जाओ। तुम दोनों के बारे में शुरुआती से मुझे भी नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं उससे कभी शादी नहीं करता। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। वांगजी और मैं पति पत्नी नहीं है। हमारा शादी नहीं हुआ है। अब विंग ने नज़र जैंगली पे किया। मजाक कर रही हो? अगर नहीं हुआ तो कर लो। मैं मजाक नहीं कर रही। ये जो बच्चा मेरी गोद में है वांगजी का नहीं है। उससे शादी करने से पहले ही मैं 1 महीना गर्भवती थी, किसी और के साथ। मैंने वांगजी से कही जरूर थी तुमसे दूर रहने के लिए। उसने भी मेरी बातों को माना, लेकिन तुम्हारे लिए वो जो भावना रखता है और महसूस करता है, वैसा वो मेरे लिए नहीं करता। वो अपने भावनाओं से वाकिफ़ नहीं था। उसे नहीं पता था वो तुमसे प्यार करता है। वो सच में तुमसे प्यार करता है। मेरा किसी और के साथ शारीरिक संबंध था, ये बात मेरे परिवार को पता नहीं था। इसीलिए पिताजी ने मेरी शादी के प्रस्ताव वांगजी के सामने रखा। तुम दोनों की शादी को 2 साल हो चुका था, इसीलिए मुझे लगा अब वो तुम्हारे साथ। वो सच में तुमसे बहुत प्यार करता है। उसे छोड़कर मत जाओ। उसका कोई गलती नहीं है। मेरा भी कोई गलती नहीं था। ये तुम्हें पहले ही समझ जाना चाहिए था। मैंने अपने मर्जी से शादी नहीं किया था। तुम दोनों के बीच कुछ है या नहीं से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। गलती मेरी है। मानती हूँ वांगजी ने कभी तुम्हें लोगों की ताने से नहीं बचाया, लेकिन उसे अकेला छोड़कर मत जाओ। वो सच में तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम्हारे बिना बीते दिन, महीने और साल उसके लिए बहुत मुश्किल था। वो तुम्हारे लिए बहुत रोया। क्या तुम एक मौका उसे दे सकते हो? तुम दोनों के बच्चे के खातिर। बच्चे का नाम भी मत लेना, ये सिर्फ मेरा है। उसने इसके लिए किया ही क्या है? 2 साल मुझे नज़रअंदाज करता रहा। मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ कहता रहा। अब जब तुम दोनों साथ नहीं हो तो इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। पहले से मेरा कोई गलती नहीं था। जिस दुख और ताने से मैं गुजरा हूँ, अगर मेरी जगह तुम होती तब पता चलती। अगर आज तुम दोनों की शादी हो चुके होते तो क्या तब भी तुम मेरे बच्चे के खातिर ये कहती कि मत जाओ, वांगजी के साथ रहो? क्या तुम ये कहती? नहीं ना। तुम्हारी झुकती हुई गर्दन इस सवाल का जवाब दे रही है। माफ़ कर दो, कृपया उसे छोड़कर मत जाओ। दरअसल शादी होने में कुछ ही दिन बचा था जब जैंगली ने वांगजी को बताया वो किसी और के बच्चे से गर्भवती है। विंग तो छोड़कर जा चुका था, जिस वजह से वांगजी पहले से ही बहुत परेशान था। जैंगली की बातों को अनुसरण करते हुए उसने विंग को खुद से दूर रखा था, लेकिन जैंगली ने ही उसे धोखा दे दी। वो जैंगली पे बहुत गुस्सा और नाराज हुआ। यह सब तुरंत ही लेन परिवार के सभी को पता चल गया और शादी तोड़ दी गई।
इस बात पे सारे कबीला लैन परिवार और जेंगली के परिवार पे हंसने लगे। जेंगली की वजह से दोनों परिवार को लोगों की ताने और बातों से बहुत सामना करना पड़ा। यही वजह है जो अब मैडम लैन जेंगली को पसंद नहीं करती। बेशक जियांग परिवार भी पसंद नहीं करते, खासकर मैडम यू और कैंग से। वांगजी तो विंग को वापस चाहता था। आगे की ज़िंदगी उसे विंग के साथ ही जीना है, उसने ये ठान लिया था। इसलिए वो विंग से माफ़ी मांगने और वापस जिंगसी लाने जियांग कबीला गया था। लेकिन उसे पता चला विंग घर लौटा ही नहीं। विंग के बारे में जानने के बाद उसे खुद पे गुस्सा आ रहा था। फिर उसने कैंगसे को सच बताया। जब कैंगसे को पता चली विंग का कोई गलती नहीं है, वो वांगजी है जिसके वजह से विंग कभी गर्भवती नहीं हो पाया। विंग लोगों से ताने सुनता रहा, लेकिन वांगजी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा, क्योंकि वांगजी ने मना किया था। बिल्कुल कैंगसे भी वैसा ही करती थी, जिस वजह से विंग को हमेशा मैडम यू से सजा मिलता था, ताने और न जाने क्या क्या सुनना पड़ता था। कैंगसे को बहुत दुख हुआ। उसी दिन कैंगसे को विंग का सच पता चल गई थी, लेकिन उसने इस बारे में किसी से बात नहीं की, क्योंकि सब कुछ पहले ही ख़त्म हो चुका था। वो वांगजी पे भी बहुत नाराज़ हुई, क्योंकि वांगजी ने विंग को बिना किसी गलती के इस तरह सजा दिया, जबकि कैंगसे को ये भी पता चल चुकी थी कि वांगजी ने कभी विंग को पत्नी माना ही नहीं था। उसी दिन कैंगसे ने वांगजी से कही थी, मैंने तुमसे इस तरह की उम्मीद नहीं की थी। मुझे लगा था तुम उसे खुश रखोगे, लेकिन मुझे क्या पता था तुम उसकी ज़िंदगी में सबसे बुरा और दुख भरी पल ले आओगे। पहले तो उसे सिर्फ महोदया यू की ताने सुनना पड़ता था, लेकिन तुम्हारे वजह से उसे सभी कबीला और लोगों से ताने सुनना पड़ा। वांगजी, दोबारा मेरे बेटे के बारे में पता करने मत आना। उस दिन से वांगजी कभी जियांग कबीला नहीं गया, लेकिन उसने विंग को वापस पाने के बारे में सोचना नहीं छोड़ा। जिस तरह कैंगसे ने विंग को ढूंढा, उसी तरह वांगजी ने भी ढूंढने की कोशिश किया। जेंगली की बातें सुनने के बाद विंग कुछ देर के लिए वही खड़ा रहा और जेंगली अपने रास्ते चली गई। ये लोग कितना अजीब है। मम्मा, पिताजी और बरीमा ने पहले तो मुझे घर से दूर किया और अब फिर से मुझे घर ले जाना चाहते हैं। लैन वांगजी पहले तो मेरे करीब भी आना नहीं चाहता था और अब मेरे लिए रो रहा है। वो लोग मुझे समझते क्या है? मैं सच में उन सब से बहुत नाराज़ हूँ। मैं उनमें से किसी के साथ बदतमीजी से बात करना नहीं चाहता था। मुझे हमेशा से लोगों के चेहरे और होठों पे मुस्कान देखना पसंद है। मुझे हमेशा से लोगों के चेहरे और होठों पे मुस्कान देखना पसंद है। जब भी कोई दुखी होता था, मैं उन्हें मनाता था। मुझे एक बात तो अच्छे से समझ आ गया, जो लोग दूसरे लोगों को हंसाते हैं या खुश करते हैं, दुख और बुरे पल उसी का पीछा करते हैं। विंग ने सुना, लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा और हुआईसांग पास पहुंच गया। विंग, मैं सच में ये कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, लैन वांगजी को एक मौका दो। विंग को सुनाई दे रहा है, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहा। उसका कुछ बूंदे आंसू फिसल गया। अंदर सभी कह रहा है, आज से पहले उन लोगों ने लैन वांगजी को रोते हुए नहीं देखा था। यहाँ तक कि महोदया लैन भी कह रही है, लैन वांगजी कभी नहीं रोता था। विंग जिंदा लाश के तरह खड़ा है। ये देखकर हुआईसांग डर गया। वो धीरे हाथ पकड़ के हलचल करने लगा। विंग, क्या हुआ? क्या तुम सुन रहे हो? उसे एक मौका दो। विंग ने तुरंत आंसू पोंछ लिया। नहीं, क्या होगा अगर मैंने उसे मौका दिया और उसने फिर से वही गलती दोहराया? नहीं, वो अब वैसा नहीं करेगा। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि जब से तुम नहीं थे, तब से उसने ज़्यादातर वक्त मेरे साथ बिताया है, ताकि वो तुम्हारे बारे में अच्छे से जान सके। उसी बहाने मैं भी उसे समझ पाया। तुम्हें तो पता ही है मैं लोगों को समझने में कितना माहिर हूँ, और शायद इसलिए तुम मुझे भूल गए। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं उनमें से किसी को माफ़ नहीं करना चाहता। उन सब ने मेरे साथ कितना गलत किया, लेकिन आज मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है। मुझे आना ही नहीं चाहिए था। ना ही मैं आता और ना ही उन लोगों से मिलता। उसकी प्रेमिका शादी से पहले किसी और के साथ गर्भवती थी, इसलिए आज उसे मेरी ज़रूरत है। विंग, ऐसा नहीं है। वो उससे प्यार नहीं करता था। तुम उसका पहला प्यार हो, जिससे उसे शादी के बाद प्यार हुआ। लगता है तुमने उसे बहुत गहराई से समझ लिया है। तुम मुझे गलत तो नहीं समझ रहे ना? विंग ने धीरे नहीं में सिर हिलाया। विंग,
तुम्हें भी पता है ना, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुतों को पसंद किया है, लेकिन वो प्यार नहीं था, वो सिर्फ पसंद था। लेन वांगजी के साथ भी ऐसा ही था। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता था। इसका मतलब ये तो नहीं था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो दोस्ती वाला प्यार था। फिर हुआईसांग विंग को लेकर एक जगह पे बैठ गया। मुझे पता चला लेन वांगजी किसी के साथ दोस्ती नहीं करता था क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जैंगली ने उससे दोस्ती की क्योंकि वो लेन वांगजी को अपने प्यार में पड़ता देखना चाहती थी। उसे लगा उसकी चाहत पूरी हो गई, लेकिन लेन वांगजी को उससे प्यार नहीं हुआ था, वो बस एक आदत था। तुम उसका पहला प्यार हो। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, कृपया उसे एक मौका दो। तुम वो व्यक्ति हो जो लोगों के चेहरे पे मीठा मुस्कान लाते थे। उस वक्त ऐसा लगता था जैसे सूखे रेगिस्तान को तुमने समंदर में बदल दिया। याद है, हम कहाँ कहाँ घूमने जाते थे और कई तरह के लोगों से मिलते थे। हर दुखी व्यक्ति के चेहरे पे तुम मुस्कान लाते थे। लोगों को हंसाने में तुम कभी असफल नहीं होते थे। क्या आज तुम अपने जांफू को खुश करने और चेहरे पे मुस्कान लाने में असफल हो गए? तुम अपनों को इस तरह दुखी कैसे छोड़ सकते हो? तुम मेरे लिए खुशी की देवता हो। हर बार गग से डांट खाने के बाद मैं तुमसे मिलने आ जाया करता था और तुम्हारे हंसाने के वजह से मैं वो हर दुख और दर्द भूल जाता था। वीगा, मैं जानता हूँ जो तुमने झेला उसे सिर्फ तुम ही महसूस कर सकते हो। अगर कल को तुम्हारे बच्चे बड़े होकर पिता के बारे में पूछे तो तुम क्या जवाब दोगे? बहुत दुख होता है जब हमारे पास माँ पिताजी कहने के लिए कोई नहीं हो। अपने बच्चों को पिता का प्यार भी दो, पिता के प्यार से दूर मत करो। विंग हुआईसांग के बातों को समझ रहा है। मैं माँ और पिताजी को बहुत याद करता हूँ। हुआईसांग ने गर्दन झुका लिया और आंसू खामोशी से बहता गया। विंग को भी हुआईसांग के लिए बुरा लगा। कंधे पकड़ के वो हुआईसांग के चेहरे को ऊपर करने की कोशिश करने लगा। निये, आज तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? इसमें रोने जैसा कुछ नहीं है। तुम लोग लेन वांगजी और मेरे रिश्ते के बीच क्यों आ रहे हो? तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो। निये, रो मत। बस मैं नहीं चाहता कल जब तुम्हारे बच्चे बड़े हो तब उन लोगों को मेरी तरह पिता का याद आए। वीगा, उन दोनों को पिता के बिना बड़े मत करो। मैं जानता हूँ तुम लेन वांगजी को एक मौका जरूर दोगे और इस बार लेन वांगजी गलती नहीं करेगा। वो तुमसे प्यार करेगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुम्हें और बच्चों को हर किसी की बुरे शब्द और बुरे नज़र से बचाएगा। तुम्हें याद है जब मैं तुमसे मिलने क्लाउड रिसेस आया था तब तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था अगर तुम्हें कभी तुम्हारे सबसे बड़ा इच्छा के बारे में पूछा जाए तो तुम ये कहोगे तुम्हें अपने जांफू का प्यार चाहिए, कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन तुम उसका प्यार चाहते हो। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ अगर तुमने उसे एक मौका दिया तो वो तुमसे ज़िंदगी भर प्यार करेगा। वीगा, हमने साथ कितना कुछ किया, हमेशा तुमने मेरा और मैंने तुम्हारा हर बात माना है। ये मेरी आखिरी विनती है, लेन वांगजी को एक मौका दो। विंग गहराई से सोचने लगा। उसने कभी हुआईसांग के बातों को इनकार नहीं किया और ना ही हुआईसांग ने कभी उसके बातों को इनकार किया। यह पहली बार है जो हुआईसांग ने रोते हुए विनती किया है। हुआईसांग ने पहले कभी माता पिता के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया, ना ही उसने कभी ये कहा था कि उसे माता पिता की याद आता है। हुआईसांग जिस तरह गंभीर होकर ये सब कह रहा था वो दूसरे दिन के तरह बिल्कुल नहीं लग रहा था। आमतौर पर जब वो विंग के साथ होता था तब शरारत किया करता था, छोटे छोटे बातों पे डर जाया करता था, लेकिन ये हुआईसांग बिल्कुल अलग लग रहा है। उसके चेहरे पे दुख और दर्द बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। दूसरे तरफ से वांगजी तंबू से बाहर खड़ा होकर विंग और हुआईसांग को ही देख रहा है। विंग ने धीरे नज़र वांगजी पे किया जिसकी आंखों में आंसू है। विंग ने उन सभी पलों को याद किया जब वो खुश रहा करता था और सभी लोगों को खुश किया करता था।
फिर 2 साल बीत गया। विंग रूम से बाहर बैठा है और आयुएन और आयान बाहर आंगन में खेल रहा है। आयुएन, जाकर रास्ते की तरफ देखकर आओ, तुम्हारा पिताजी आया या नहीं। नन्हे युवान तुरंत प्रवेश द्वार के पास पहुंचकर रास्ते के तरफ देखने लगा। मम्मा, बाबा आ रहा है, सोसोनिए भी है। आयान, बाबा आ रहा है। बाबा आ रहा है। नन्हे युवान प्रवेश द्वार से बाहर और नन्हे आयान प्रवेश द्वार के तरफ दौड़ने लगा। विंग कमर पकड़ के धीरे खड़ा हो गया। हे, तुम दोनों छोटे खरगोश, भागो मत, चोट लग जाएगा। ये 2 बच्चा बहुत शरारती है। दोनों ही 3 साल का नहीं हुआ है, फिर भी इस तरह शरारत करता है। जब बड़ा होगा पता नहीं तब क्या होगा। फिर दोनों बच्चे पिता और हुआइसांग के साथ वापस लौटा। विंग को देखते ही तुरंत दौड़कर हुआइसांग ने हाथ पकड़ लिया। हुईगा, बधाई हो, इतने महीनों बाद आए हो और अब बधाई दे रहे हो। तुम अब 2 नहीं 3 बच्चे की माँ बनने वाली हो। विंग हुआइसांग को लात मारने की कोशिश करने लगा। ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है। तुम्हें पता है जन्म देने में कितना तकलीफ होता है? अगर तुम मेरे जगह होते तो पता चलता। हुआइसांग हंसते हुए भागने लगा। विंग भाग नहीं सकता, इसलिए रुककर वो थके सांस छोड़ने लगा। फिर नज़र हस्बैंड पे किया जो बच्चों के साथ प्रवेश द्वार के पास खड़ा है। लैन वांगजी, वहाँ क्यों हो? आओ और मदद करो मेरी। वांगजी ने कोई जवाब नहीं दिया, ना ही नजर किया। तुम सुन भी रहे हो या नहीं? अब वांगजी ने बच्चों को नीचे रखा। तुमने किसे बुलाया है? मैंने तुम्हें ही बुलाया है। तुमने तो लैन वांगजी को बुलाया है और मैं लैन वांगजी नहीं हूँ। लैन जैन, नाटक करना बंद करो, आओ और मेरी मदद करो। छोटा मुस्कान के साथ वांगजी पास पहुंचा और विंग को बैठने में मदद किया। फिर रसोई में चला गया। बच्चे फिर से आंगन में खेलने लगे। विंग और हुआइसांग बाहर बैठकर बातें करने लगे। तो क्या उसने फिर से तुम्हें पहले की तरह नज़रअंदाज किया? नहीं, वो अब सच में बदल गया है। जैसा तुमने कहा था, वो मुझसे सच में बहुत प्यार करता है। निये, शुक्रिया उस वक्त मुझे समझाने के लिए। अगर उस दिन तुमने मुझे नहीं समझाया होता तो मैं सच में उसे छोड़ देता। हुआइसांग ने विंग के हाथ पे हाथ रखा। शुक्रिया मत कहो, मुझे अच्छे से पता है तुम बहुत अच्छा व्यक्ति हो। अगर मैं तुम्हें नहीं समझाता तब भी तुम लैन वांगजी को एक मौका जरूर देते। घर कब जाओगे? तुम्हारे परिवार और लैन परिवार तुम लोगों को देखने के लिए बेताब हो रहे हैं। हम जरूर जाएंगे, लेकिन जन्म के बाद। अब तुम फिर से जन्म देने वाले हो। वैसे कितने महीने बाद मैं फिर से शोशो बनने वाला हूँ? 1 महीने बाद। वंशन अपने 2 बच्चों के साथ अलग रहता है क्योंकि विंग जियांग कबीला या लैन कबीला में नहीं रहना चाहता था। हुआइसांग कभी कभी उससे मिलने आया करता है। फिर रात के वक्त 2 बच्चे सो चुका है। विंग लेटकर बेबी बम्प को सहला रहा है और वांगजी वाइफ की पैरों को मसाज दे रहा है। देने के बाद उसने नरम से चूम लिया। लैन जैन, इस तरह प्यार मत करो, नहीं तो मैं फिर कभी तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। बेबी बम्प को सहलाते हुए वांगजी ने गले पे चेहरा छुपा लिया। मैं कभी तुम्हें या बच्चों को छोड़कर नहीं जाऊंगा, इसलिए इस तरह मत कहो। विंग हस्बैंड के सिर पे हाथ फेराने लगा। लैन जैन, उस वक्त मैं सच में तुम्हें छोड़कर बहुत दूर चला जाना चाहता था, लेकिन निये के वजह से आज मैं तुम्हें गहराई से जान पाया। अगर उस दिन वो मुझे नहीं समझाता तो शायद मैं आज सबसे बहुत दूर चला जाता। नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल जाने नहीं देता, मैं तुम्हें रोक ही लेता। मुंह बनाते हुए विंग ने हस्बैंड के पीठ पे धीरे मार दिया। झूठा, तुम बहुत झूठे हो, तुम वैसा कुछ नहीं करते। वांगजी ने तुरंत नज़र वाइफ पे किया। मैं वैसा ही करता। तुम बहुत झूठे हो, बहुत झूठ बोलते हो। क्या तुम सच में लैन के सारे नियमों का अनुसरण करते हो? तुरंत विंग के दोनों हाथों को सिर के ऊपर पकड़ के वांगजी होठों के करीब हो गया। हाँ, मैं अनुसरण करता हूँ। तुम अनुसरण नहीं करते हो। मैं तुम्हारे साथ 2 साल तक क्लाउड रिसेस में रहा,
लेकिन तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा एक सुंदर गगा है? सिर्फ तुमने नहीं, किसी ने नहीं बताया। जेबुजुन के बारे में मुझे 2 साल पहले ही तो पता चला है। क्यों बताता मैं? क्या तुम्हें लगता था कि मैं जेबुजुन के साथ प्यार करने की कोशिश करता? चुप क्यों हो, जवाब दो। वैसे वो बहुत सुंदर है। अगर मुझे पहले उनके बारे में पता होता तो मैं ज़रूर उनसे ही शादी करता। वैसे वो उन सालों में कहा था जब मैं क्लाउड रिसेस में था, या तुम लोगों ने उसे मेरे डर से छुपा कर रखा था? वांगजी ने पकड़ और कस लिया। लैनज़ेन, क्या कर रहे हो? मैं मजाक कर रहा था। इस तरह मत करो। क्या तुम्हें मेरे ऊपर थोड़ा सा भी प्यार नहीं आता है? देखो ना, तुमने फिर से क्या कर दिया। वांगजी प्यार से नाक सहलाने लगा। क्या किया मैंने? तुमने मुझे दूसरी बार गर्भवती किया है। तुम्हें मुझसे बहुत प्यार करना चाहिए, समझे? अच्छा। वांगजी गले पे चुमने और विंग गुदगुदी के मारे हंसने लगा। लैनज़ेन, ऐसा मत करो, गुदगुदी हो रहा है। फिर कुछ पल दोनों ही खामोश रहा। लैनज़ेन, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम्हारे बिना मैं अपने ज़िंदगी के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता। वो भावना बहुत अलग है, बहुत अलग महसूस होता था। ऐसा लगता था जैसे मैं बिना दिल के जिंदा हूँ। मैं जिंदा तो था, लेकिन मेरे पास दिल नहीं था। जिंगशी हमेशा से शांत रहा है, जिस वजह से मैं वहाँ रहना पसंद करता था। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद वो खामोशी मुझे सताने लगा। जिंगशी के हर कोने में मुझे तुम्हारा खुशबू महसूस होता था। तुम्हारे बिना सच में मैं अपने ज़िंदगी के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता था। आंसू मेरे इजाज़त के बगैर फिसल जाया करता था। ये वैसा भावना नहीं था जैसा मैं जेंगली के लिए करता था। वी, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मेरा पहला प्यार हो। मैं भी करता हूँ। शायद तुम्हें यकीन ना हो, लेकिन जिस तरह मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ, वैसा ही तुम मेरा पहला प्यार हो। वांगजी ने फिर से चेहरा वाइफ की गले पे दफना लिया। फिर 2 महीने बाद वांगजी बच्चों और वाइफ को लेकर क्लाउड रिसेस पहुंचा। शाम हो चुका है और वहाँ पहले से ही जियांग परिवार मौजूद है। विंग, तुम इतने महीने बाद आए। मैंने सोचा मैं तुम्हें गर्भावस्था के दौरान देख पाऊंगी। कोई बात नहीं मम्मा, अगली बार देख लेना। मैं आना चाहता था, लेकिन लैनज़ेन को वक्त नहीं मिला, इसलिए हम नहीं आ पाए। हैरान भरी नज़र वांगजी ने विंग पे किया। मुझे वक्त नहीं मिला? विंग झूठ कह रहा है। मैंने तो कहा था आने के बारे में, लेकिन वो ही आना नहीं चाहता था। मैंने उस वक्त गलती से उसे एक झूठ बोलने के लिए कह दिया। लगता है इसका सजा मुझे पूरी जिंदगी मिलने वाला है। खैर छोड़ो, ये बहुत प्यारी है। ये बेटी है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। आयन, आओ अंदर चलो। सभी तुम दोनों को देखने के लिए बहुत बेताब है। 2 नाती को लेकर कैंग से चली गई। फिर वहाँ मैडम लैन पहुँची। विंग, वांगजी तुम दोनों अब आए। हमें तो लगा था अब तुम दोनों हमसे मिलने नहीं आओगे। विंग फिर से झूठ कहे इससे पहले वांगजी ने नज़र नीचे कर लिया। मुझे वक्त नहीं मिला माँ, इसलिए हम नहीं आ पाए। अब हैरान भरी नज़र विंग ने हस्बैंड पे किया। लैनज़ेन ने झूठ कहा। मेरे बोलने से पहले ही उसने झूठ बोल दिया। इतने व्यस्त किस काम में हो तुम? तुम इतने व्यस्त रहते हो कि अपने परिवार से मिलने के लिए भी वक्त नहीं है। विंग मुस्कुराते हुए हस्बैंड को देखता रहा। वो इंतजार कर रहा है अब उसका हस्बैंड कौन सा झूठ बोलने वाला है, लेकिन नज़र नीचे करके वांगजी खामोश ही रहा। हाँ, खैर छोड़ो। पहले तुम लोग 4 थे, अब 5 हो गए हो। बधाई हो। हम सब तुम दोनों के लिए बहुत खुश है। क्या ये भी बेटा है? बेटी है। विंग, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमें 2 पोता और 1 पोती देने के लिए। फिर मैडम लैन ने नन्ही जान को ले ली। आओ अंदर आओ, बाहर क्यों खड़े हो? मैडम लैन अंदर चली गई, लेकिन वंगशन वही खड़ा रहा।
हाथ पे हाथ लपेटकर विंग ने सिर हस्बैंड के कंधे पे रख लिया। तो आपको कैसा लग रहा है परिवार वालों को खुश देखकर? मुझे आप मत कहो। हांगवांग जून, तो कैसा लग रहा है? ये नाम तुम्हारे लिए नहीं है। तो आपको कैसा लग रहा है लियानवांग जी? इस तरह मत बुलाओ मुझे। लैनजैन, तो तुम्हें कैसा लग रहा है उन सबको खुश देखकर? अच्छा लग रहा है। विंग ने धीरे मुक्का मारा। तुम्हें यह कुछ साल पहले ही करना चाहिए था, तब वो लोग और ज़्यादा खुश होते। तुमने 2 साल ऐसे ही बर्बाद कर दिया। वांगजी ने तुरंत गोद में उठा लिया। क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। परिवार वालों को खुश करने के लिए अब हम दोनों को फिर से बिस्तर पे होना चाहिए। क्या? क्यों? क्या तुमने कहा नहीं था माँ तुम्हें अगली बार गर्भावस्था के दौरान देख पाएंगे? अरे मैंने तो वो ऐसे ही कह दिया था, उस बात को गंभीर मत लो। वांगजी के होठों पे शैतानी मुस्कान दिखने लगा। मैंने उसे गंभीर ले लिया है। जब भी वांगजी इस तरह मुस्कुराता है तब वो कुछ ना कुछ अलग जरूर करता है। लहन, तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो? देखो तुम कुछ नहीं कर सकते। अच्छे जांगफू की तरह मुझे नीचे उतारो। मैं कुछ अलग करने के बारे में सोच रहा हूँ। बिस्तर पे पता चल जाएगा तुम्हें। हाँ लहन, देखो तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम बहुत अजीब अजीब हरकतें करते हो। तुम मुझे चोट नहीं पहुँचा सकते। तुम्हारे लिए मेरा प्यार और भी बढ़ रहा है। लहन, इस तरह मत कहो। मैं जानता हूँ तुम कुछ दर्दनाक करने वाले हो। वांगजी ने कोई जवाब नहीं दिया और रूम में प्रवेश करने के बाद उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। उम्मीद है पहली बार इस एफएफ को सुनते वक्त जो मज़ा आया था वही मज़ा आज भी आया होगा। कुछ नए लाइन ऐड किया है मैंने, और पहले जो मैंने लाइन बोलने में गलतियाँ की थी उन सबको सुधारा है। पहले इस एफएफ को बहुत प्यार मिला था। मुझे पता है इस बार वैसा बिल्कुल नहीं होने वाला। फिर भी देखते हैं अपना प्यार कौन कौन देंगे। अब तो 800 लाइक मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। 1 के तो दूर की बात है, फिर भी हो सके तो ज़रूर करना। लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा। क्या पहले वाला ही मज़ा आया या नहीं। अपना ख्याल रखें। बाय।